लेकिन आपने उस छोटे से हॉस्टल रूम से अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। उसकी कहानी के बारे में बताइए, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखो बेटा, कंपटीशन में तो 90% वाले ही हैं, 80% वालों को कुछ होता नहीं है। तो जो आपका नीट का डिफ़िकल्टी लेवल है, उससे कहीं ज़्यादा आपका डिफ़िकल्टी लेवल नेक्स्ट एग्ज़ाम का होता है। मुझे टाइम से पेपर सुबह होता था कि टाइम से सोना है जिससे मैं माइंड फ्रेश होके पेपर दूँ। इसके चक्कर में रात को सोता, रोज़ नींद नहीं आती। उसमें सबसे अच्छा ये पेपर हुआ। एक मतलब फीलिंग आई थी कि ये मज़ेदार, कोई टेंशन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लिया था। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैंने जब क्वेश्चंस किए जेईई मेंस के, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। और 1 साल बर्बाद हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस का दिया था, 32,000 रैंक आई थी जनरल कैटेगरी। जो निचोड़ देता है ना, हर डिस्ट्रिक्ट से एक टॉपर जाता है कोटा में और वहाँ जाके एक मज़ाहिर की तरह उसकी हाइप। एनसीसी बोले, क्या कर रहे हो? ऐसे क्या-क्या डालिया था। मैंने ऐसे बताया कि ऐसा कुछ हमने भैया क्योंकि भैया तो हमारे टाइम के हैं। कहा भैया पूरे खुश हो गए। तो एक बार मास्टर्स यहाँ भी पहुँच गए, एक बार यहाँ पहुँच जाओ बैचलर्स के बाद इन एग्ज़ाम्स के थ्रू, फिर अब्रॉड भी जा सकते हो, बिकॉज़ समटाइम्स वी आल्सो डोंट रिकमेंड टू डू पीएचडी, कंटिन्यू पीएचडी इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज़ ऑफ सर्टेन कंडीशंस। आँखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे। आँखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे। आँधियों में कहाँ दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। सो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट पर बियॉन्ड द रैंक्स पर 2 बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, अखिल और विवेक। सो ये दोनों अपना साई अस्त्र का एडटेक वेंचर चलाते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ इन दोनों के बारे में। सो गाइज़, इंडिया में अगर आज भी ये सिनेरियो है कि 90% पेरेंट्स और 90% स्टूडेंट्स को आईआईटी अगर उसने साइंस ली है या पीसीबी है या पीसीएम ली है अपनी 11th और 12th में, तो उसका जो एम रहता है, ड्रीम रहता है, वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने का रहता है। लेकिन विवेक और अखिल ने इस पूरे माइंडसेट को या पूरी ट्रेजेक्टरी को अपने एक अनकन्वेंशनल वे में ही ब्रेक किया है और बहुत सारे मिस को तोड़ा है। और विवेक और अखिल को बेस्ट स्टूडेंट स्टार्टअप इन उड़ीसा इन 2023 से भी नवाजा जा चुका है। सो आज हम जानेंगे विवेक और अखिल की स्टोरी, कैसे इन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन परस्यू की, किस कॉलेज से परस्यू की, और अभी ये लोग साई अस्त्रा का अपना एडटेक वेंचर चला रहे हैं। उसका क्या एम है, कैसे ये लोग रिसर्च कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए, कैसे रिसर्च कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। प्लस मैं एक छोटा-सा डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि अभी इन लोगों के यूट्यूब पर 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हुए हैं। अभी इन लोगों ने पूरी इनकी स्टूडेंट कम्युनिटी 2 लाख से ऊपर है, प्लस 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनके साथ पढ़ रहे हैं और 2,000 से ज़्यादा सिलेक्शंस इनके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, ये सिलेक्शंस करवा चुके हैं। सो गुड टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म विवेक एंड अखिल। सो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा आप दोनों के बारे में ब्रीफ जानना चाहता हूँ कि थोड़ी-सी आप अपनी स्कूल के बारे में बताइए, कैसे आपने ये वेंचर स्टार्ट किया? क्योंकि मैंने देखा है कि हॉस्टल में एक आपका आर्टिकल पढ़ रहा था अभी जो कुछ दिन पहले पब्लिश हुआ था। उसमें ये था कि हॉस्टल रूम एक हॉस्टल हॉस्टल एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें जितने भी बैचलर्स होते हैं वो बहुत सारी यादें संजोते हैं, ठीक है? बहुत सारे प्लेसमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस, फेलियर से रिलेटेड बातें होती हैं। लेकिन आपने उस छोटे से एक हॉस्टल रूम से अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। तो उसकी कहानी के बारे में बताइए, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? उसके बारे में आप एक-एक करके अपना बता सकते तो मैं यूपी के एक छोटे से गाँव बुजगी से आता हूँ, जो कि सेवगिया के पास से पड़ता है। और टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली थी, लोअर मिडिल क्लास थी। जब बड़े हो रहे थे तो पापा की जॉब भी नहीं थी, काफ़ी अनसर्टेनिटी थी घर में। लेकिन जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर लेंगे, लेकिन बच्चों की एजुकेशन में पेरेंट कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो फैसिलिटीज़ भले ही कम हो, रिसोर्सेज़ भले ही कम हो, टाइम से फीस ना जमा हो पाए, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने मेक श्योर किया कि हम एरिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ें। और मैं और मेरा भाई, हम दोनों काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़े। और मेरे लिए बचपन से एक इंस्पिरेशन भैया थे कि एक होता है जब आप आपका कोई बड़ा भाई हो और वो बहुत टॉपर हो, पढ़ने में तेज़ हो, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है और मान ही लिया जाता है कि छोटा वाला नहीं पढ़ता है और वो नालायक है। तो वो बुरा लगता है कि आपको कोई मतलब नालायक हो गए, मतलब सीरियस में। अभी गलती हमारी भी है कि हम भी नहीं पढ़ते थे बचपन में। और भैया मेरे 10th में टॉप किए थे, पूरा ज़ोन टॉप किए थे, इलाहाबाद ज़ोन। और पेपर में फ़ोटो आई थी उनका, 10th से ही बहुत नाम था उनका, पूरे एरिया में नाम था। और वही मेरे तो 80% में भी नंबर नहीं आते थे हमेशा। तो मुझे एक अच्छा स्टूडेंट नहीं ट्रीट किया जाता था, उतना बस एक एवरेज स्टूडेंट था।
ऐसे एक मोमेंट मुझे याद है कहाँ से मुझे भी हुआ कि नहीं यार ऐसे एवरेज रहने में मजा नहीं है और अपने पास पोटेंशियल भी किया है तो किया जा ही सकता है। एक बार ट्राई करते हैं अपना बेस्ट देने का। तो एक बार ऐसे 9th क्लास का रिजल्ट आया था, पापा के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग से वापस आए थे और वो ग्रेड था, पापा ग्रेड शीट पास में थी और A1 नहीं आया था, A2 आया था। A2 मतलब समझिए 80 टू 90% के बीच में नंबर। तो पापा का यही था, पापा क्योंकि मेरे कॉम्पिटिशन उसको बहुत सीरियस थे शुरू से ही पढ़ाई को लेके। उनका बस एक ही बात कहना था कि देखो बेटा कॉम्पिटिशन में तो 90% वाले ही है, 80% वालों को कुछ होता नहीं है। वो बात मुझे हिट कर रही और मैं पूरे रास्ते भी जब तक घर नहीं पहुँचा, बस यही चला और मैंने फिर वहीं से डायरी में लिखा कि मुझे ये नैरेटिव चेंज करना है। और लिखा कि मुझे एक मैंने डायरी में मिशन बनाया, मिशन 10 सीजीपीए। उस समय हमारे यहाँ सीजीपीए सिस्टम होता था सीबीएसई में। और फिर मैं लग गया एकदम, मैंने कभी 9 के ऊपर भी सीजीपीए भले नहीं लाया पहले, लेकिन अब की टारगेट था सीधे 10 सीजीपीए लेके आने का। तो मैं लग गया और पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ाई की और अल्टीमेटली और एक और चीज़ था कि एक वैलिडेशन मिलती है पहली बार। अगर हमारे एरिया में था कि जो लोकल न्यूज़पेपर होता था, उसमें जब भी 10 के रिजल्ट आ रहे, जितने भी 10 सीजीपीए वाले हैं, सबकी फ़ोटो आती थी। आगे मुझे वो फ़ोटो चाहिए पेपर में। बहुत मैंने से किया तैयारी और मेरी क्लास से 3 बच्चों का आया था, उसमें से मैं एक था। तो लाइफ़ में पहली एक खुशी मिली थी, अगर हम पढ़ाई करें, मेहनत करें, तो कुछ पेरेंट्स भी खुश हुए कि हाँ, ये नालायक ये भी कुछ कर सकता है। सडनली जो लोग एवरेज काफ़ी नीचे भी समझ रहे थे, पेपर फ़ोटो आने से बड़ी चीज़ हो जाती है, तो काफ़ी वैलिडेशन मिला और एक खुशी मिली। उसके बाद से मैं लग गया पढ़ाई करने में और तैयारी की, कोटा गया था और फिर नाइजर का एक्सीडेंटली ही डिस्कवर किया था नाइजर के बारे में। और केवल वहाँ 200 सीट्स थी, तो कभी सोचा नहीं था यहाँ एडमिशन होगा। ऐसे था कि लो लेवल के एग्जाम तो नहीं देने हैं तो अच्छे लेवल के एग्जाम। नाइजर का जब एडवर्टीजमेंट आता है, अभी एडवर्टीजमेंट इस साल का भी आ गया है, जो बच्चे 11th और 12th क्लास में हैं वो एम कर सकते हैं 12th अपीयरिंग और फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे नेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसके थ्रू नाइजर जो कि स्टैंड करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एकमात्र इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी की डिग्री मिलती है। तो सोचा कभी नहीं था कि यहाँ एडमिशन हो पाएगा। लगता था कि नीट में एडमिशन होना तो काफ़ी, इतनी सारी सीट हैं, नेस्ट में तो केवल 200 सीट था पूरे भारत में। और नेस्ट का होता है कि जितने लोग भी नाइजर्स आते हैं, उनके अगर 7.5 सीजीपी के ऊपर है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एज ए आपको साइंटिस्ट का जॉब मिलता है, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्टिंग मिलती है। तो काफ़ी बड़ी चीज़ लग रही थी। मतलब डॉक्टर से कम थोड़ी है साइंटिस्ट बनना। तो इसी एम से फॉर्म भर दिया था। पेपर ऊपर की पहले मैं जब सीवाईक्यू सॉल्व करता था, ये लगता था यार ये तो क्या होता है, नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत टफ आते हैं। तो जो आपका नीट का डिफिकल्टी लेवल है, उससे कहीं ज़्यादा आपका डिफिकल्टी लेवल नेक्स्ट एग्जाम का होता है। ये एक लो स्कोरिंग एग्जाम है। तो जब पेपर पीवाईक्यू बैठते थे करने, तो ऐसा होता था यार ये तो बनेगा ही नहीं हमसे मतलब पूरा डिमोटिवेट हो जाते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, भगवान का सब कुछ था कि जहाँ डेस्टिन्ड होते हो आप जाने को लेके। तो मेरा उस साल बहुत अच्छी तैयारी थी। मेरे एलएन में भी मेरे टॉप 100 में हमेशा रैंक्स वगैरह आ रहे थे खेलने। लेकिन ये नेक्स्ट वाला पेपर मैं काफ़ी मज़े में गया था और मुझे याद है मेरी बुआ रहती हैं लखनऊ में। तो जैसे कोटा तैयारी कर रहे थे, तो एक हो ही जाता है रिलेटिव्स का भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है घर पे। तो याद है कि सुबह मेरा पेपर था और बुआ ही ऐसे चाय पिला के, मतलब रात में उनके यहाँ ही रुका था, लखनऊ में ही सेंटर था। तो जाते वक़्त ऐसे हुआ कि 4 लाख रुपए, मतलब बेकार कोचिंग के सेक्शन के बाहर में रखे तो ऐसे हो के काफ़ी भी बुरा लगा था वहाँ पे भी। पेपर देने बैठा, वो पेपर जब कर रहा था, ऐसा फ़ील आया कि यार हालाँकि मुझे इसके पहले जब पीवाईक्यू कर रहा था नहीं बनी थी, यार ये तो पेपर मेरे लिए बना है, मतलब मज़ा आ रहा था लिटरली। कहीं ऐसा होता है नेक्स्ट के सेंटर पे मैक्सिमम बच्चों को पेपर पहले नहीं पढ़ रहा होता है, छोड़ के पहले ही चले जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था पेपर को सॉल्व करने में और मेरे जितने पेपर हुए थे, उसमें सबसे अच्छा ये पेपर हुआ। एक मतलब फीलिंग आई थी कि ये मज़ेदार, कोई टेंशन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लिया था, ठीक है? तो स्ट्रेस ही नहीं था, क्योंकि पहले से पता था कि अपनी कोई एक्सपेक्टेशन ही होना ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पहुँचे और हम नाइजर में साथ में फर्स्ट ईयर से ही थे, तो हमारी ऐसे ही दोस्ती थी। लेकिन हमारी दोस्ती गहरी ऐसे हुई कि कोविड का टाइम था और फर्स्ट वेव में तो विवेक ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और
आगे का आई थिंक यूट्यूब की जर्नी विवेक बताएगा तो ज़्यादा रहेगा, फिर हम आएँगे और साइंसटा पे हमने कैरियर स्टार्ट किया। जी विवेक, तो जैसे थोड़ा सा ब्रीफ में अखिल ने बताया, अगर आप भी थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता पाए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे नाइसर की जर्नी, क्योंकि सिर्फ 200 लोग देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को भी आइडिया नहीं था। मैंने भी जब नॉर्मल नाम सुना था आइसर, मेरे को ये नहीं पता था कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है कि 11th-12th में भी आप दे सकते हो, ये इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो आपके दिमाग में कैसा स्ट्राइक हुआ, कैसे आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। श्योर, पहले तो थैंक यू सो मच लेविन एंड सचिन हम लोग को इनवाइट करने के लिए। दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट एक्चुअली। अभी तक हमने 3-4 साल से जो मेहनत कर रहे हैं। uh, तो अखिल की तरह मैं बता देता हूँ, मैं भी छोटे से गांव से हूँ। एमपी में एक गांव डिस्ट्रिक्ट है रीवा, वहाँ एक गांव है बैजनाथ। तो काफी पिछड़ा गांव है, अभी भी बहुत डेवलपमेंट नहीं है। एक ही स्कूल थी सरकारी, और 3-4 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल थी, 8 तक ही थी, बट इंग्लिश मीडियम थी। तो काफ़ी ज़्यादा फैमिली में इशू थे। और ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट काफ़ी परेशानी थी। लाइक देयर वाज अ टाइम जब मुझे स्कूल से निकाल दिए थे बिकॉज आई कुडंट पे जस्ट 300 रुपीज और माय पेरेंट्स कुड नॉट पे दैट। ऑटो चलती थी, ऑटो से जाते थे, अगेन 150 रुपये फीस लेता था वो 9 आवर का। एंड मम्मी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किए हैं। लाइक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। मैं जहाँ भी हूँ या इन फ्यूचर अगर जाता हूँ तो शी वाज लाइक यही है जो कुछ फैमिली को सुधार देगा। लाइक यू नो दैट वन पर्सन हु कुड अपलिफ्ट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। एंड तो बचपन से ये थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड ये था। स्कूल जाता था, देन 8 तक तो उतनी पढ़ाई नहीं की, खेलता ही रहता था स्कूल में। लेकिन टॉप कर जाता था, मतलब टॉप में आ जाता था। कैसे वैसे भले कितना भी खेलूं, बट मैं अच्छा कर लेता था। मेरी इमेज बनी हुई थी बहुत होशियार लड़का ये तो। एंड फिर एक और इमोशनल फिर प्रेशर आ जाता था, ये तो कुछ कर ही लेगा, ये तो कुछ कर ही लूंगा। दैट वाज द एक्सपेक्टेशन, आई वाज अ बिग होप। उसके बाद 8 तक की स्कूल थी, ऑल द इंग्लिश मीडियम थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंग्लिश आई नहीं क्योंकि गाँव में थे, गाँव का ही माहौल था, कोई इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलता। फिर मेरी स्कूल चेंज हुई, वहाँ से मैं डरना शुरू कर दिया। जब नई स्कूल चेंज हुई 9th में, सब लोग मेरे आसपास इंग्लिश बोल रहे थे, मेरे को नहीं आ रही थी। टीचर्स जो थे वो साउथ इंडिया के थे, वो इंग्लिश में पढ़ाते थे, और मैं और मेरा एक दोस्त था प्रदुम, हम लोग पीछे जाके बैठ गए कोने में, और हम लोग बढ़िया प्रोजेक्टर में पहली बार प्रोजेक्टर देखे थे। प्रोजेक्टर में मजा आ रहा था, टीवी सिनेमा कुछ तो बोल रहा है। बड़ा अजीब है। तो हम लोग हंस रहे थे। तो जब पूरी क्लास 1 घंटे खत्म हुई, मैं वहाँ के पूछती थी, कुछ समझ में आ रहा है, यू गाइस अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग? यस मैम, यस मैम। हाँ। फिर वहाँ से डरना शुरू किया, और फिर मैंने टॉप करना शुरू कर दिया। अच्छा। फर्स्ट रैंक के पीछे आता ही नहीं था मैं क्लास में। बहुत मेहनत किया। अगेन वो सेम स्टोरी जो हर इंडियन स्टूडेंट को बोली जाती है कि अच्छे नंबर लाओ, परसेंट लाओ। 10th में 10 सीजीपीए लाया, 11th में 97%, 12th में 95%। एंड पूरी यही स्टोरी मेरे दिमाग में भरी गई थी कि अच्छे नंबर लाओ, लाइफ सेट। अब ऊपर से एक इमोशनल प्रेशर था कि कुछ तो करना है घर की सिचुएशन अपलिफ्ट करने के लिए। तो बहुत मेहनत कर, लिटरली बस में पढ़ता था, रिवाइज करता था। मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, मैं रिवीजन कर रहा होता है। क्लास में टीचर जब सेकंड चैप्टर में होता था, मैं 6th चैप्टर में पढ़ रहा होता है, और पीछे आके बैठ जाता था कि दिखे ना, नहीं तो ईगो हर्ट हो जाता है कई बार टीचर्स के। तो जब 12th में आर.डी. शर्मा पढ़ाई जाती थी, टीचर्स तो एनसीईआरटी फॉलो करते थे, और मुझे वो आ जाती थी चीजें। तो मैंने 2 राउंड कर ली थी। जब एक बार सिलेबस स्कूल में खत्म हो रहा था, मैं 2 राउंड कर ले रहा था। प्रिपरेशन बहुत बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि जेईई जैसा एग्जाम होता है। मैंने मैथ्स ली थी क्योंकि बायो मेरे से रटी नहीं जाती थी, और मैं बहुत अच्छा था बायो में भी था, फिजिक्स, और अच्छे नंबर लाता था 95 97 ऐसे 10th तक। बट फिर मैथ्स लिया, लेकिन 12th के बाद पता चला कि अब क्या करना है। मैंने पूछा तो बोले कि जेईई का एग्जाम होता है। जेईई तब एआई ट्रिपल ई होता था, और शायद उस साल ही मेंस और एडवांस शुरू हुआ था। ये 17 की बात, 27 में 12th हुआ था मेरा। और देन मुझे तो बड़ा शॉक फील हुआ कि लाइक, तो अभी तक मैं क्या कर रहा था। मैंने जब क्वेश्चंस किए जेईई मेंस के,
बंदे ही नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था बाय द वे, लाइक अच्छा। 12th में मेरे 95.0220% थे। पेपर में फोटो आई थी, 10th में भी था, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, वो थोड़ी महंगी स्कूल थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिल रही थी कि टॉपर बच्चा है, स्कूल का नाम मुझे सही बात, सही बात। तो अगेन फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी कि आई कुड अफोर्ड दैट मच फीस। तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया, लाइक आई कैन रिमेंबर मर गया था, मतलब ऑलमोस्ट जान निकल गई। लेकिन फिर ये फील हुआ कि पूरी सोसाइटी ने बीट्रे कर दिया मुझे, नोबडी टोल्ड मी अबाउट जेईई, नहीं तो मैं 2 साल पढ़ा होता। एंड देन आई सेड कि मुझे तैयारी करनी है, घर वाले बोले पैसे नहीं है और 1 साल बर्बाद हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस का दिया था, 32,000 रैंक आई थी जनरल कैटेगरी और एनआईटी सिलचर शायद ऐसा कुछ मिल रहा था। एंड एडवांस्ड में 1 नंबर से कट ऑफ नहीं हुआ था, शायद 126 कट ऑफ था, मेरा 125 ऐसा कुछ आया था जी एडवांस में। तो सारा जो पहले तो एकदम ईगो बिल्ड हुआ था, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, क्लास का टॉपर हूँ, 4 साल से जो कंपटीशन मैं दे रहा था अपने बैचमेट्स को, सब गया मिट्टी में मिल गया क्योंकि हुआ नहीं। एंड इट वाज लाइक कि लाइफ एंड्स हियर। देन आई फॉट, आई वेंट टू कोटा, दैट वाज अ separate struggle. I was almost at the brink of committing suicide. I was a very good student, but मतलब निचोड़ देता है कोटा में, सच सही बात। अक्षर भी कोटा में से है। मैं भी कोटा था, मैंने भी एलएन से किया। हाँ, जो निचोड़ देता है, हर डिस्ट्रिक्ट से एक टॉपर जाता है कोटा में और वहाँ जाके मजाक किस तरह उसकी हमने आपको चौड़ बढ़ जब 11th में जब आया 10th का रिजल्ट, उस समय कोटा में थे, क्लास में टीचर ने हाथ उठाया कितने लोग कितने सीजी और वो स्टार्ट करती हाँ, सही बात। गाइस देवर इन कंपटीशन बिल्कुल सही वर्ड यूज किया विवेक ने कि निचोड़ देता है कोटा से। निचोड़ देता है। सही बात। और ये जो सुसाइड वाली बात है सच में कि वो चीज़ है ना, अभी हाँ। दैट एक्चुअली व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, तो थिंग वाज वहाँ भी मेहनत कर रहा था मैं सेंटर पे। आई वाज मतलब सेकंड टॉप बैच से फर्स्ट टॉप पे चला गया, एडमिशन सेकंड टॉप पे मिला, वहाँ भी स्कॉलरशिप मिली। अभी फीस ज्यादा था और फीस जब ऑलरेडी कम के भी इतना दे रहे हैं तो फिर रहने में कॉम्प्रोमाइज करनी एरिया में था। कैसा कैसा एरिया है, हाँ, हाँ, गॉड दूसरे याद करिए वो चीजें। हाँ जी। तो मतलब इतनी गंदी जगह पे रहे कि ऑटो आती थी हॉस्टल पे लेने और रुकती नहीं थी, लोग बैठ जाते थे, चढ़ जाते थे, चल देती थी ऑटो। खाना वाना नहीं खाता था कि नींद आती थी। और मेरा बहुत अच्छे टॉप बैच में था, अच्छे रैंक आ रहे थे। जब मेंस का एग्जाम हुआ, हाथ कांप रहा था, ऐसे पसीने छूट रहे थे, पेन गिर रही थी। इट वाज लाइक कि लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम है, अगर ये खराब हुआ तो जिंदगी बर्बाद है। एंड इट एक्चुअली रूइंड इट, क्योंकि एंजाइटी अटैक्स था, पूरा परेशान हो गया, मेंस खराब कर दिया। 17,000 रैंक आई जनरल। तो एमआईटी भोपाल बीइंग फ्रॉम एमपी 50% कोटा मैकेनिकल मिल रहा था काउंसलिंग में। एडवांस्ड हो गया उस साल, अबाउट 10,000 रैंक आई थी जे एडवांस्ड में। कभी बीएचयू बाय द एंड ऑफ द काउंसलिंग मिल जाता प्रोडक्शन कैंप पे। ठीक है। एंड आई गिव नेक्स्ट एग्जाम। और वो कैसे हुआ, मैंने दोस्त को बोला भाई देख कोई ऐसा एग्जाम ढूंढ जहाँ पैसे मिलते हैं पढ़ने के लिए, और पैसे नहीं है मेरे घर में, पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं। एंड एक नेस्ट आया, उसने कि कैसा घोस्ट ऑफ नेस्ट ये क्या होता है, बट दे दिया, फॉर्म भर दिया, हो गया सिलेक्शन। के वी न्यू की 200 ही सीट है ऑल ओवर इंडिया और कहीं भुवनेश्वर का कॉलेज दे देता है। हो गया लाइक सिलेक्शन फॉर्चुनेटली, क्योंकि एंजाइटी अटैक आया नहीं, कुछ परेशान हुए नहीं हम, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और ये मैं बच्चों को भी कई बार बोलता हूँ कि जिस चीज को हम अपना सब कुछ बना लेते हैं ना, वही से हमें धोखा मिलता है। सही। हर स्टेज में लाइफ के, कॉलेज में, फिर उसके बाद जॉब में, बस फिर हो गया। देन घर वालों को जब बताया हो गया, खुश तो हुए, बट बोले कि फिर होगा क्या, वहाँ इंटीग्रेटेड बैचलर्स मास्टर्स होता है, कोई नौकरी नहीं है। एनआईटी में कम से कम 3rd ईयर में प्लेसमेंट आता है। हाँ, मेरे एक भैया है कजिन, उनका भी 3rd ईयर में प्लेसमेंट लगा था, बोले थे अच्छी नौकरी, पढ़ने में होशियार है, लग जाएगी, अच्छा पैकेज लगेगा, 10-12 लाख भी लगेगा, तो एटलीस्ट इनकम आना शुरू हो जाएगी, 1 रुपया तो आएगा घर में। सही बात। राइट, बट देन आई फॉट, आई कुड सी कि मेरे घर वालों को, अगेन आई कुड सी कि 12th के बाद तो मेरे को अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली, मैं तभी बताया होता, टीचर्स को भी नहीं पता थी चीजें। तो आई वाज लाइक अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। दोस्त के फोन से, कीपैड फोन, तो उसी में इंटरनेट चलाता था, वो नोकिया का वाइट सा होता, एंड वहीं से हम सब ढूंढ रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा मन था साइंस में रिसर्च करने का,
मुझे बहुत मन था कि जो जो इन्वेंशन हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। जब कोई भी बुक पढ़ता था लास्ट में जो साइंटिस्ट की स्टोरीज होती थी उसको मैं ज़रूर पढ़ता था कि इसको आइडिया कैसे है कि इलेक्ट्रोलिटिक सन कैसे बनता है, हाँ, या फिर या एडिसन ने कितने एक्सपेरिमेंट किए, कैसे टंगस्टन को ही चूज़ किया, कैसे वो इनर्ट एनवायरनमेंट आया। एक-एक चीज़ मुझे जानना था, एक वो काम कैसे करके। एंड दैट्स ऑफर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का इंस्टीट्यूट था। फुल स्कॉलरशिप थी, ये भी बड़ी एक फैक्टर था कि 5 साल। अब जो नौकरी वाला सवाल था, मैंने घर वालों से कोटा के लिए लड़ा था, इसमें भी लड़ा कि 5 साल बस मेरे को मिल जाए, कुछ ना कुछ तो कर लूँ। लाइक फॉर श्योर अगर इतना रह के आया हूँ, उनको तो मैंने घर में नहीं सही बात है। बताया तुरंत कोटा। जब रिजल्ट आने के पहले भी वन थिंग वाज क्लियर कि अगर ये चेंज लिया है लाइफ में कुछ भी चल देंगे। तो कुछ भी झेल सकता हूँ। अब तो कुछ बचा नहीं है क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द लिस्ट। एंड दैट्स हाउ आई फॉर्ड विद फैमिली, वेंट टू नाइजर। एज अ किड सेड नाइजर जाके देखा, अब 300 एकड़ का कैंपस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 4-4 करोड़ की मशीन्स हैं, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं हमें। फर्स्ट ईयर में ही एक मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था, वहाँ पहाड़ में जाके पूरा व्यू देखते थे हम, अच्छा। सनराइज सनसेट, बहुत सुंदर था। और ऊपर से सब वही साइंटिस्ट बनने वाले माइंडसेट से ज्यादातर बच्चे आते हैं। कई तो ये भी आता है कि जे नीट में नहीं होता, बट ज्यादातर जो आते हैं उनको सच में रिसर्च करनी होती है। पूरा माहौल ही वही होता है, पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च होती है, कोई मटेरियल साइंस में काम कर रहा है, कोई बायोलॉजी में कर रहा है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, अलग लेवल पे, मतलब बातचीत ही अलग लेवल पे होती है। इट्स सेम एज कि आप बीटेक एक लोकल कॉलेज से कर रहे हो और आईआईटी बॉम्बे से कर रहे हो, तो सेम वे आप बीएससी लोकल कॉलेज से करो या नाइजर से करो, ऊपर से फीस हमें मंथली 5,000 रुपए मिलते थे, समर इंटर्नशिप के लिए 20,000 रुपए मिलते थे, टोटल 80,000 मिलते थे और 19,800 फीस होती थी जनरल कैटेगरी, पूरे पूरे साल की। हॉस्टल इंक्लूडिंग हॉस्टल, एग्जाम फीस। उससे आना क्लास और हम डेटा यूज करिए तो इतनी फैसिलिटीज थी। एंड फिर एक और, अब मैं तो सपना लेके आया ही था कि अब 5 साल में कुछ तो करना है। एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई स्टार्टेड रीडिंग पर्सनल सेल्फ हेल्प बुक्स, कुछ खुद से आइडियाज लाना कि हाँ इस पे बिजनेस कर सकते हैं क्या। सबसे ज्यादा एक्चुअली पैसा ना जब वहां होता है तो हाँ। लगता है कि कहाँ से आया पैसा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। करेक्ट। तो क्या जॉब में पैसा है, क्या बिजनेस में पैसा है, पढ़ाई से कितना हो सकता है। इंटर्नशिप के पैसे सेव कर रहा था, 5,000 जो मंथली मिल रहे थे स्कॉलरशिप, उसको सेव कर रहा था। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे अबाउट नाइजर, ओके। एंड बहुत गलत इन्फॉर्मेशन, मतलब इनफैक्ट अभी भी कुछ यूट्यूब चैनल से बहुत गलत इन्फॉर्मेशन की आपको यहाँ सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंदर जॉब, ये नासा इतनी मिसकंसेप्शन बहुत फैलाया हुआ था। 1 करोड़ का पैकेज सीधे। अच्छा। बिकॉज दे वांट टू गेट। हाँ, क्लिक बेट रहता है ना वो। हाँ। तो ये था, आई वांटेड टू से कि भाई जो गया है नाइजर एटलीस्ट वो आके बोलेगा, सही। कुछ क्रेडिबिलिटी होगी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। तो हमने जुलाई में ही कर दिया था, जुलाई 2020 में। ओके। स्टार्ट तो बाय मार्च हमने कर दिया था, बट थोड़ा टाइम होने लगा था जुलाई तक। मार्च में नहीं स्टार्ट किया था, मार्च से डिस्कशन हो रहा था मेरा वहाँ ओके। जुलाई से। फिर somehow मैं बाथरूम था मेरे घर के पीछे, उधर ईंटे के ऊपर फोन रखा, अच्छा। ईटा रखा और इसके ऊपर फोन टिकाया। अपने बहन को बोला तू स्क्रिप्ट ये लिख के, पापा आता नहीं का सब खड़ी हो जाए इधर पेपर लिख के। हाँ। एंड मैं इधर देखता और तब मैं टकला था एक्चुअली। अच्छा। या टकला था तो मैंने एक पगड़ी बांधी थी, और वो पगड़ी पहन के और ये नाइजर टी शर्ट पहन के हाय एवरीवन ऐसे बहुत अजीब सा वीडियो है। बहुत views है, इसलिए मैं ठीक फेंका। अच्छा। बहुत ही अजीब वीडियो है, बट प्लान ये था कि क्या अच्छी चीजें हैं, नाइजर क्यों आओ और क्यों ना आओ सब बता दूं। ठीक है। पहले वीडियो में नहीं हो पाया, नीचे मच्छर काट रहे हैं, पैर उनकी ट्रेन हाँ। आती जा रही है बगल से, तो बहुत अनकंफर्टेबल था। फिर वो वीडियो जब बन गया, गाड़ी से गया अंकल के 3 किलोमीटर, मेरा दोस्त जो बेला में रहता उसको वीडियो देता था, और ऐसे पहला वीडियो हुआ और व्यूज आने लगे। और बच्चे और ज्यादा गाइडेंस पूछने लगे, अगला वीडियो बता दिया कि हम नेक्स्ट के एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रिपरेशन कैसे करें। ऐसे चलते गए। पूरी ये जर्नी ऐसी थी कि हाँ वीडियो घर में बनाया, कच्चे रूम में एक खिड़की के सामने बैठ के, कहीं कच्चा घर था, खिड़की आधा पार्ट कच्चा नहीं, तो वहाँ बड़ा स्ट्रगल था। वीडियो शूट करना भी फोन से ही कर रहे थे, माइक वाइक भी कुछ नहीं था। 3 किलोमीटर जाता हूँ, फोन में काइन मास्टर से एडिटिंग करता, अपलोड करती। हमने इनके लिए कुछ पिक्सल लैब ऐसा कुछ करके
टूल था फ़ोन में थंबनेल बन के। कोविड में पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, दिसंबर में हमारे कॉलेज ने सबको वापस बना लिया था। हाँ। और अखिल बोला कि भाई तूने यूट्यूब और मेरे श्योर वही पे एसएमएस को फीडबैक मिला, बहुत बढ़िया कर रहा है यार, वीडियो देख रहे थे। पहले तो बिगड़ रहे थे हम। हाँ। भाई यूट्यूब चैनल पे, और जब दोस्त कुछ हरामी हो चैनल पे आके क्या-क्या हाँ। बोलेंगे, क्या-क्या कमेंट करेंगे। लैग पुलिंग हाँ, टांग जाया करते काफ़ी। बहुत छुप-छुप के यूट्यूब वीडियो हो रहा था। फिर अखिल को पता चल गया ना, तो अखिल मिला, बोला कि यार यूट्यूब कर रहा है। तो दिसंबर का टाइम था, हम भोजन में आए थे, ऐसे हॉस्टल में हमारा उठना बैठना हुआ, इसी पे हम डिस्कस कर रहे थे। एंड ही वाज़ लाइक कि कुछ और भी कर सकते हैं सिर्फ यूट्यूब से। मैं तब सपने देख रहा था 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँगे, पैसे आएँगे। मैं इन्फ्लुएंसर भाई, जब वीडियो आने लगी, हाँ। तो मैं थोड़ा इन्फ्लुएंसर वाले मोड में आ गया था। हाँ। हाँ, अब तो पैसे आएँगे और इन्फ्लुएंसर बन जाएँगे। एंड अखिल से कि यार अ, मतलब ऐसा था, ठीक है। अखिल डायरेक्ट वो ऐसे बोलता नहीं, बोलता ठीक है, बट और कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए। हाँ। एंड ही वाज़ लाइक कि मुझे दिखा कि 500 सब्सक्राइबर है ना, तब तक हो गए थे यूट्यूब पे, और तभी मैं सोची कि 500 बहुत था। सही बात है। उसके लिए अलग से मुझे याद है, हमने वीडियो बनाया था कि एकदम उजड़िया जो इंडियन नाइट 25 सब्सक्राइबर हुए हमारी। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने 6 महीने मेहनत किया है वीडियो। भले व्यू नहीं आ रहे, 300 व्यूज़ आ रहे हैं। अच्छी व्यूज़ तब 2000 तक जा रहे थे, मतलब 300-400 ही सब्सक्राइबर थे, 500 थे। व्यूज़ और अच्छे वीडियोज़ में 3000 पे पहुँच रहे थे। ठीक है। 2000 से 3000 व्यूज़, तो ऐसा लग रहा था व्यूज़ आ रहे हैं, शायद लोगों को ट्रस्ट नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम मिले, अखिल का बोला कि टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं। दैट्स हाउ वी म्यूचुअली और डिस्कशन करके, मीटिंग करके कि हाँ, मैं काम करता हूँ, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, लेकिन कुछ भी मटेरियल चाहिए तो यूट्यूब में हो नहीं सकता, तो आप टेलीग्राम में आओ। एंड वहाँ से अखिल देखेगा। तो मेरा था कि मैं बच्चों को गाइड करूँगा ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे। जब बच्चे आते हैं तो टेलीग्राम पे, अब तुम बताओ कि जब टेलीग्राम पे बच्चे आते थे तो क्या करते थे? कैसे पर्सनली एक-एक को मैसेज करना होता है? किया था, तो हमने दिसंबर में हमारी एक और, लेकिन पता नहीं क्या था कि डेडिकेशन बहुत नेक्स्ट लेवल का था। वे कैसे वीडियोज़, पता है होता ये था ना, हमें कमेंट इतने अच्छे आते थे। हाँ, नेक्स्ट वीडियो कमेंट्स आते थे कि बच्चा इंग्लिश सेकंड ड्रॉपर हो, थर्ड ड्रॉपर, नीट का मतलब इतना खराब चल रहा है प्रिपरेशन, क्या करूँ? थैंक गॉड ने बता दिया एक और एग्ज़ाम के बारे में। नाइजर के बारे में पता चला, आइजर्स का हमने बताना शुरू किया, लाइक नाइजर। फिर हम और जब साथ में गए तो हम और थोड़ा एग्जाम सेंट्रिक भी और ज़्यादा डीप भी बताने लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे होना चाहिए। जब भी हम भी थक जाते थे, डिमोटिवेट हो जाते थे ना, तो कोई ना कोई टेलीग्राम में आता से मैसेज करता था, हार्ड हार्ड वर्क के इतना बड़ा मैसेज और लगा कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पे आपसे लोग रिलेट करने लगे थे। ऐसे और वो टेलीग्राम मतलब हम उसके बाद टेलीग्राम की कम्युनिटी में हुई थी, जब ये 1000 सब्सक्राइबर हुआ, हमारे बच्चों ने सेलिब्रेट किया। मैं बोला था भैया, भाई भी उसमें सब बच्चों को कहते भैया आपकी हिंदी 1 लाख सब्सक्राइबर हम के हैं। ऐसा बच्चों ने बोला था उस टेलीग्राम पे, और वो स्टार्ट हुआ, हमारे एग्जाम चल रहे थे और से कॉलेज वाले इसीलिए बुलाए थे, उनका था कि एग्जाम एक से फाइनल सेमेस्टर वाला ऑफलाइन लेंगे, इसलिए बुलाए थे वो कि बाकी को पढ़ाई हो गई, मैंने ऑनलाइन, फाइनल एग्जाम ऑफलाइन देना। फिर हमारा डेडिकेशन इस लेवल का था, तो भाई एग्जाम है कल सुबह, फिर भी कल बच्चों को लगे हार्ड हिट, आधा बच्चों से बात अच्छा। किए जा रहे हो, कुछ ऐसा नहीं कि पैसे वैसे मिल रहे हैं टेलीग्राम से, बस हेल्प कर रहे हैं ऐसे। और फिर बच्चे की क्या हो गया, सब्जेक्ट वाइज डाउट भी पूछने लगे। तो जितने बायो रिलेटेड होते, तो मेरे जितने भी बैचमेट्स जो मेरे बैच का मतलब कॉलेज में टॉपर टाइप के तो नहीं थे, जितने भी कॉलेज में भी जितने अच्छे दोस्त हैं सब, क्योंकि नेक्स्ट क्या होता है कि मल्टीपल क्वेश्चन में काफी अच्छा है, तो सबसे पूछते थे। फिर जिसको क्वेश्चन पूछना, फिजिक्स वाले दोस्त थे, सबसे उनको हो गया, तो इनको अचानक क्या हो गया, तो मिले भी थे ना, उसके पहले मैं नेक्स्ट के क्वेश्चन भाई ये दोस्त को पकड़ के बोलता बायो सॉल्व है, केमिस्ट्री मैं कर देता था, मैथ और फिजिक्स दूसरे दोस्त से करवा के वीडियो डाल देते थे। तो फिर उसके बाद टेलीग्राम के बच्चे कंटिन्यूअस डाउट पूछने लगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हुआ पूछे, तो हम सेल्फलेसली हेल्प कर रहे थे। एक स्टूडेंट तो ऐसी थी कि वो मतलब दिन रात क्वेश्चन पूछती थी, दिन रात पूछती थी, वो कभी चुप ही नहीं होती थी। अच्छा। अभी उसकी स्टोरी बताएंगे कि वो स्टूडेंट आज भी हमारे साथ है, और हम उसको जॉब ऑफर भी देने वाले हैं। वो 4 साल से पहले बेंच की स्टूडेंट थी। तो पहले आते ही यहाँ पे जर्नी पे, तो फिर हम ऐसे टेलीग्राम पे हेल्प करते थे। फिर
ऐसे ही ये चला 2-3 महीने और इन बिटवीन हम साथ में हमको हो गया था कि नेक्स्ट को लेके कोई भी गाइडेंस नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं है और प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन नहीं, एक तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है इनके और ऊपर से सॉल्यूशन कहीं नहीं अवेलेबल है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो हमने स्टार्ट किया कि हम एक ऐसे पूरा एक कोर्स लेके आएँगे एग्ज़ाम के पहले क्रैश कोर्स टाइप का, जहाँ पे हम उनको मॉक अच्छे करवा देंगे क्योंकि हम इसी कॉलेज से ही इस एग्ज़ाम को क्लियर भी किए हैं, हमको आइडिया भी है। और ये जो प्रोफ़ेसर है ना, जो नेक्स्ट के जो पेपर बनाते हैं, वो नाइजर के ही बनाते हैं। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल हाई क्यों लगता है? ये क्या करते हैं कि जो हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्वेश्चन जो पढ़ते हैं ना, उनसे कई कंसेप्ट उठा के डाल देते हैं। तो ओके। अब 12th वाले बच्चे को तो बहुत टफ लगेगा। अब हमने पढ़ लिया था, तो हमको माइंड से स्ट्रेटजीज़ आती। तो ऐसे ही हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के मॉक बनाए। ना तो हमारे पास कोई पैसे था, ना रिसोर्स थे, ना तो घर पे किसी को बताया था, ना दोस्तों को। हमने क्या किया, न कॉलेज का फ्री का इंटरनेट मिला है और एक ईमेल आईडी मिलती है, उसमें स्टाइलिशली अच्छी स्टोरी 2 टीबी की स्टोरेज मिलती है। तो हमने गूगल क्लासरूम बनाए, उस पे नोट्स अपलोड करेंगे, उस पे मॉक हम इनिशियल में हमारा मॉक कैसे हम कराते थे, हम क्या करते थे कि टाइप करते थे डॉक में लिंक को और उसके बाद बच्चों को क्लासरूम में अपलोड करते थे। बच्चों को क्या करना होता था कि एक पेन पेपर पे जैसे 1 का ए मल्टीपल सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे, तो 1 का ए, 2 का बी, ऐसे उनको पूरा ऐसे मैनुअली हाथ से लिख के उनको स्कैन करके वापस गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना था। हम उसको हाथ से चेक करके उनको नंबर देते थे कि इतने नंबर तुम्हारे बने। तो कोई टेक नहीं था, कुछ नहीं था, डेडिकेशन खतरनाक था हम लोग का। अपनी साइड से एकदम कॉलेज का एग्जाम जाए, भारत का एग्जाम, वो सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इन बच्चों के लिए करने का। तो 3 महीने तो कोई पैसे कुछ भी नहीं, फिर हमने वही पूरी हमने तैयारी की और इन बिटवीन हम बच्चों को फ्री में तैयार कर रहे थे। हम ये एक कोर्स की तैयारी चालू कर रहे थे मॉक बनाने का और ये। और वो काफ़ी स्ट्रगल रहा कि हम दोनों का बायोलॉजी, केमिस्ट्री सॉर्ट हो गया। अब हुआ कि फिजिक्स और यार कि मैथ और फिजिक्स के फाइनल होता है ना, इतना लोडे कोई तैयारी नहीं हुई परीक्षा में, मीटिंग वो तो रोज चलते ऐसे पूछ रहे भाई मतलब हमारा ये था है। और फिर वो हम ऐसे कुछ पैसे का भी प्रॉमिस नहीं कर सकते, हमको भी नहीं पता कितने बच्चे कोर्स खरीदेंगे, कितने पैसे आएंगे। मतलब ऐसा हम फ्री में जा रहे थे, जो आएगा उसको बहुत अच्छा तो आएगा, सही बात। चाहिए होंगे ना, वो क्यों जुड़ेगा। तो हमारा इतना था कि इनिशिएटिव पर एक हमारा जूनियर था सौम्या, उसको वो मान गया। फिर वो फिजिक्स बैकग्राउंड का था ना, तो लेकिन मैथ के लिए वो बोला इसको ज्यादा सही है, मैथ के लिए वो मान गया। और फिर इतना ढूंढे, फिजिक्स के लिए कोई मिल ही जाता। फिर एक दोस्त है, बड़ा आनाकानी करके किसी तरीके से वो माना और फिर वो आ गया फिजिक्स के लिए। तो हमारी टीम हो गई कंप्लीट कि सारे सब्जेक्ट की अब हम बना रहे हैं। और ऐसे हमने एक कोर्स लॉन्च किया और लॉन्च भी पहले इतना अपने कॉलेज वाले दोस्तों से बचा रहा था कि हमने यूट्यूब पे कोर्स भी नहीं लॉन्च किया। हमने कोर्स ही लॉन्च किया टेलीग्राम पे अच्छा। कि हमारे तो पीछे डाल के सही बात है, सही बात हाँ, बच्चा में पता चल गया कि वो आके बुली करेंगे, मजे लेंगे, यही सारे सीन होती है। है। तो हमने टेलीग्राम पे कोर्स ही लॉन्च किया और वहाँ पे इनिशियल जो हमारे बच्चे आए वही बच्चे थे जिनको हमने 3 महीने से बिना किसी पैसे लाइक एकदम डेडिकेशन से हेल्प किया, तो एक जेन्युइन कनेक्शन बन गया था। और ये कोर्स हम अपने से भी नहीं लेते, उनका ही डिमांड था, भैया ऐसा कुछ है नहीं, मॉक टेस्ट कहाँ से करें, यूट्यूब में बहुत कमेंट्स आते थे, सर ज्ञान जो मिल रहा है हमें ये सही है, देखिए अब तैयारी कहाँ से कर, सही बात है। क्वेश्चन दो, थ्योरी दो, रिवीजन करवाओ। एक थ्योरी रहती है ना कि अगर लाइक अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है उस थॉट प्रोसेस से कि आइडेंटिफाई अ कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, और देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। तो आपने ये जो चीजें वर्क की वो सबसे ज्यादा ये थी, हमने मोस्टली जो सिस्टम में जो लाया है किया है वो बच्चों से डिमांड आई उसी को कैटर किया है। मतलब हमने इतना कभी नहीं सोचा था कि 2 लाख यूट्यूब पे होंगे, 1,20,000 बच्चे ऐप में पढ़ाई कर रहे होंगे, इतने सिलेक्शन हो जाएंगे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। हमने मतलब ये था कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन हम मेन रहता था कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों के लिए बस हम लगे रहते थे कि अभी उनको ये तो बिजनेस एंगल से लाना ठीक है। चाहिए कि मतलब ये इतना बड़ा बन जाएगा, हम श्योर नहीं थे कि हमको ये करना है, मतलब ये साइड में हेल्थ साइड कर रहे। बाद में मजा आया था, साइंटिस्टों का फीड आया वगैरह आता था, मजा। इंटेंशन हमेशा से प्योर रही है, बिजनेस माइंडसेट नहीं रहेगा कभी भी। और हम साइंटिस्ट ही बनना चाह रहे हैं। सही बात है। ऐसे कितने सारे पेरेंट्स उनसे कनेक्शन बने कि अभी भी सारे फेस्टिवल्स में एक हमारा स्टूडेंट है इज्जतपुर में पढ़ाई करता है, उसकी मम्मी अपना बेटा एकदम मानती हैं, मतलब IOST पे भेजेंगी कि वरना बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, नहीं मानेंगे गिफ्ट या पैसे 500 ₹1 ऐसे वो भेजेंगे, बोले बेटा ये पैसे का नहीं, इतना करते हैं बर्थडे पे उन्होंने सिल्वर कॉइन पेन, मतलब हमेशा वो कुछ ना कुछ
जो भी स्पेशल ओकेजन होगा गिफ्ट भेजेंगी, हमेशा उनका विश ज़रूर रहेगा और मतलब एक प्योर इंटेंशन अपना बेटा टाइप का मानती है। इस लेवल के हमने बहुत ही पेरिश से हम कभी जानते नहीं जानते हमने वहाँ आए नहीं हमने देखे हमने कभी फेस टू फेस मिला भी नहीं। बस वही वो एक जेन्युइन आप हमने बोला ऑनलाइन की पावर ऐसी रियलाइज की क्योंकि हमारा फाउंडेशन इसी तरह है। तो इतना ट्रस्ट और क्योंकि आप अगर इंटेंशन आपके प्योर होते हैं ना सामने वाला वो दिख जाता है कि हम मतलब जितना इनिशियल कोर्सेज के बच्चों का यही रहता था कि जितना भैया आप चार्ज करते हो आप तो इससे कहीं ज्यादा देते हो सर। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ ऐड करनी है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि अगर हम अपनी इंटेंशंस प्योर रखें ना, मतलब जो हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं वो आपकी जर्नी से ये सीख सकते हैं कि यार इंटेंशंस अगर प्योर है ना और सेल्फलेसली आप काम कर रहे हो, ठीक है, बिना मनी माइंडेडनेस के, ठीक है, मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर आप क्योंकि जो प्रॉब्लम आपने फेस की आप उसको रेक्टिफाई करना चाह रहे थे ना विद फुल क्रेडिबिलिटी, क्योंकि नेस्ट का या जितने भी आइसर नाइसर के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, आपने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसके बाद बिल्कुल सेल्फलेसली आपने बिना किसी मोटो के कि यार हमें हेल्प करना है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि बस पैसा ही कमाया है, तो अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो आपने वो मम्मी वाली आंटी वाली स्टोरी सुनाई कि ये दिस इज व्हाट यू गाइस हैव अर्न्ड, लाइक हेड्स ऑफ यू, अभी तक आपकी जितनी भी जर्नी रही है। सो ठीक है, आप अपनी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। There is a quote. हाँ, Some people are so rich, all they have is मनी, या सही बात, this is बहुत, something money cannot buy. हाँ सही बात है। तो हमने और काफ़ी डेडिकेशन से हमने वो मॉक बनाए थे, सारे डाउट सॉल्व सब कर रहे थे। तो नेक्स्ट का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद बच्चे को ये था भैया आपने जो मॉक बनाए थे, हाँ, सारे क्वेश्चन उसी से तो उठ के आए थे, एकदम सिमिलर क्वेश्चन आए थे। हाँ, बायोलॉजी में 15 में से 13 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टू मार्क्स, ऐसे केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट में था कि मतलब आप लोग क्या मतलब पेपर सेटर से कुछ अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बनाए, ऐसे प्रैक्टिस कराए कि अभी तो वैसे ही क्वेश्चंस आए। और फिर बच्चों को हो गया भैया हमें आइज़र की भी तैयारी करवाओ, आइज़र का एग्ज़ाम भी कुछ ही महीनों में था। तो हमने फिर आइज़र के लिए भी हमने सारे रिसोर्सेज़ बनाए और आइज़र के लिए क्या हुआ हमारे पहली बार भी मतलब हमको जस्ट 6 महीने हुए होंगे सेमेस्टर स्टार्ट किए हुए, पेड कोर्स लाए हुए बस 4 महीने हुए होंगे और उसमें ही हमारे कोर्स में 500 बच्चों ने आइज़र के लिए एनरोल कराया था। उसमें से 100 से ज़्यादा का भारत के टॉप आइज़र्स में सिलेक्शन हुआ और उसमें से एक बच्चे का जनरली क्या होता है हर जगह कि AIR-1 को लोग खरीद ले, खोजते हैं, खरीदते हैं और हमारा AIR-1 हमको अप्रोच किया था। अच्छा, वही था कि उसके जो हमारा के आदर्श भी उसके पेरेंट्स ने कहा उसके थैंक यू सो मच आपके कारण से हमारे बच्चे का AIR-1 आई थी। मैं वहाँ चला और हमारे बाद पता चला हमारे बच्चे का AIR-1 आया है। ठीक है, जब तक हमारे पास कोई कोचिंग इंडस्ट्री सही बात है। हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं हमें कुछ नहीं पता था इसलिए हमारे बच्चे का आया है। हुँ, और कि सिर्फ वहाँ से बात किया था सलाह थी फिर उसके बाद हमने उसका इंटरव्यू वगैरह भी लिया तो बच्चों को ना रिजल्ट दिखा। सही बात। अभी तक लोग कोर्स तो ले रहे हैं हाँ, बहुत जिनसे जेन्युइन कनेक्शन है लेकिन हाँ। वहाँ ज्यादा नहीं ले रहे हैं। बहुत स्ट्रगल होता था तो कन्विंस करना हुँ। कि स्कैम तो नहीं। हाँ, हाँ क्यों अरे जी आप वेबसाइट तक नहीं हाँ, हमारी ना वेबसाइट थी ना कुछ एक यूट्यूब चैनल था और पूरा कोर्स टेलीग्राम से हमने था। टेलीग्राम की प्रोसेस तो बताते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे कोई बच्चा परसों करता एक गूगल फॉर्म होता था हुँ, उसको फिल करता था हमने अपनी UPI ID डाल रखी थी उसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट फॉर्म में अपलोड करना होता था। हुँ, फिर जो एंट्री आती थी ना इतना टेक भी कुछ नहीं आता था कोई बैकग्राउंड था नहीं ऑटोमेशन भी मुझे लगाया था मैनुअली ये शुरू के 800 रजिस्ट्रेशन तक मैनुअली ऐसे किया है कि जो बच्चा रजिस्टर किया है तो वो ईमेल पे रिस्पॉन्स आया तो फिर ईमेल आईडी को कॉपी करते थे हेडिंग डालते थे वेलकम टू साइस्टा पहले हमने स्पार्टन सोचा था ना वैसे वेलकम टू स्पार्टन उसके बाद फिर उसको सारी लिंक्स देते थे कि ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ये गूगल क्लासरूम ज्वाइन करो या मॉक होगा नोट्स होगा ऐसे एक एक को मैनुअली दिन भर बैठ के ईमेल पे भेजते रहते थे वेलकम फिर उसके बाद जब वो ज्वाइन कर लेता था तब उसके बाद उसको हेल्प करना पूरा ऑनबोर्डिंग मतलब सेल्स सपोर्ट से लेके मतलब ऐसा था कि कुछ अभी वो भी हम भी पार्ट टाइम ऐसा भी नहीं फुल टाइम कर रहे हैं क्योंकि आप स्केल समझ रहे हो 800 बच्चों को मैनेज करना वो कई हजार तक भी हमने ऐसे ही किया है कि अकेले ही कि हम लगे पड़े हैं बस और हमारा लैब प्रोजेक्ट चल गया है कुछ नहीं बहुत हेक्टिक करिकुलम होता है जनरली हमारे रिसर्च डोमेन में और खासकर आइजर नाइजर से मतलब हम भी लोग हैं नाइजर से तो हम भी लोग हैं जो इस स्केल पे स्टार्टअप कर पाए ठीक। तो क्योंकि टाइम नहीं बच्चा एग्जाम क्लियर करने में ही परेशान रहते हैं कि सेमेस्टर बस निकल जाए इतना हेक्टिक है करिकुलम। ठीक है। तो जब ये रिजल्ट आया था हुँ,
तो वहाँ से लोगों को थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड ओके। कर सकते हैं। यार वन भी आया और बहुत सारे ऐसे बच्चों की स्टोरी हम बताते थे, यार वो तो बढ़िया है, शान में था वो, बट जो लोगों के 15-20 नंबर आ रहे हैं, 10-10 नंबर, माइनस माइनस 3 मार्क्स आ रहे हैं, उनके सिलेक्शन हो गए, और वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट। और बच्चे हमको ऐसे लिटरली मतलब 1-1 घंटा हम लोग कॉल में बात करते थे और बच्चे रोते थे। अच्छा। इतना तक था और कि हमारा बच्चों का जब एग्जाम था, हम पूरा एग्जाम के पहले ऑल द बेस्ट भी बोल रहे हैं, सभी बच्चों को हमने डिवाइड कर सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बोला। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन था तो हमारा सही एक बात। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, एक कोर ताकि भाई कुछ भी हो जाए बस ये प्रायोरिटी रहेगी हमेशा। ये बच्चे को सुननी चाहिए। अरे यहाँ पर ना कल मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि जैसे कि आप, क्योंकि आप एडटेक स्पेस में काम कर रहे हो, तो इसमें जैसे नीट की बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, जेईई मेंस का 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, नाइसर, आइसर, कितनी बड़ी मार्केट है, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। नाइसर में जैसे आपने 200 सीट्स बताई, तो कितने नाइसर है, कितने आइसर है, और इसके बारे में बताइए, प्लस कितनी बड़ी मार्केट है, कितने लोग अपीयर होते हैं अगर हम कंबाइंड करें, मेरे को ये समझना है थोड़ा। अच्छा, तो देखिए आइजस में 1934 अराउंड टोटल सीट्स, 2000 रफली। हाँ 2000 रखती हैं, 7 आइजर्स हमारे पास। ओके। और एक नेक्स्ट एग्जाम में सिर्फ 2 कॉलेजेस लेते हैं, एक नाइजर है जिसमें 200 सीट्स हैं, और एक सीबीएस मुंबई है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर में आता है, डीएई ने एक छोटा सेंटर खोल रखा है, वो लेता है, उसमें 57 सीट्स है। ओके। ठीक, तो 57 सीट्स टोटल नेस्ट के थ्रू। हाँ। और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से अभी 2 और कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं आइजस के अलावा। एक है आईआईटी मद्रास, वो अपना बीएससी इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स लेके आया है, उसमें 30 सीट्स हैं। और आईएससी बेंगलोर सीट्स डिस्क्लोज नहीं करता है, लेकिन केवीपीवाई चैनल हट गया है, तो ऑलमोस्ट अभी जो आईएससी बेंगलोर है वो अपना जो उसका फ्लैगशिप बीएस का प्रोग्राम है, हाँ। उसके लिए जेई, नीट और आईआईटी के थ्रू एडमिशन देता है। ओके। तो आप मान सकते हो कि अराउंड 1/3 सीट्स आईएससी की भी आईआईटी के थ्रू जा रही है। ठीक है। ये हमारे 10 बच्चे सेलेक्ट हुए ऐसे। ग्रेट। तो ये सारे टोटल सीट्स, और ऐसे एक इंस्टीट्यूट है आईएसीएस, उसका सेपरेट एग्जाम होता है। आईएसआईसीएमआई है, मैथ के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत के सबसे, उनमें भी हमारे बच्चे जाते हैं। तो हम एक तो सारे ही भारत के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं अंडर ग्रेड लेवल के, सबके लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी एट द मोमेंट 20% से ज़्यादा बच्चे जो भारत के सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वो हमारे पेड कोर्सेज से डायरेक्टली। दैट्स अ बिग नंबर। और तो ये तो हो गया मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, और पीएचडी और पोस्ट डॉक का क्या सिनेरियो रहता है? सभी कॉलेजेस में एक्चुअली कुछ में ही बैचलर्स कोर्स होते हैं, ओके। सब में है। ओके। मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च, फर्दर रिसर्च तो सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे ईएफआर का नाम सुने हो, हाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, हाँ। तो यहाँ पे बैचलर्स नहीं होता है। जी। डीएई का इकलौता इंस्टीट्यूशन है, डीएई मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके 2 काम, एक तो भारत में न्यूक्लियर साइंस और मतलब जो बिजली का देख रहा, एटॉमिक बॉम्ब बनाना, ये सारी जो न्यूक्लियर रिसर्च है उसको प्रमोट करना, उसको करना एक दायित्व है। और एक दूसरा डीएई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत में साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करना। ये बहुत कम लोगों को पता है डीएई का। डीएई के अंदर में 13 टोटल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जिनमें टीएफआर, मुंबई से लेके एनसीबीएस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस है। नाइजर इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें अंडर ग्रेड का प्रोग्राम ऑफर होता ठीक है। ठीक है। ठीक है। गॉट इट। तो मेरा आगे चल के ना, अगर हम अपना एजेंडा आगे पिक करें, तो कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे आपके भी, लिंक्डइन पर आए थे, जो मैंने लिंक्डइन पर डाला था और इंस्टाग्राम पर, तो अभी हम वो पिक कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं एक एक करके, मैं नाम तो क्या डिस्क्लोज करूँ, लेकिन मैं बस क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ। तो एक आया था, भैया व्हाट मोटिवेटेड बोथ ऑफ यू टू नॉट डू पीएचडी, इंस्टेड डू समथिंग फॉर द रिसर्च एस्पिरेंट्स? तो यार मेरा तो यही था कि हम अगर पीएचडी करेंगे ना, मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूँ, सोडो एक्सप्लोजन ग्लाइकोमा सिंड्रोम, इसमें मेरा रिसर्च है, डिसऑर्डर से। तो मुझे लगता था जो मैं इम्पैक्ट कर पाऊंगा ना, वो मतलब काफी कम है कंपेयर टू मैं जो एक ओवरऑल रिसर्च कम्युनिटी में इम्पैक्ट कर सकता हूँ। आइजर नाइजर के लिए प्रिपरेशन करवाना, मेंटर करना, ये एक हमारा छोटा सा पार्ट है जहाँ से हम स्टार्ट किए, हम इस बैकग्राउंड से आते थे। अल्टीमेटली हमारा गोल है, जहाँ पे हम साइस्टा में पूरा काम कर रहे हैं, हम इंडिया में साइंस एज ए करियर को पूरा राइट फ्रॉम
पहले तो एक बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप हो छोटी एज से, वो साइंस को प्यार करे, लर्निंग के लिए लव हो और बच्चे क्वेश्चन करे। काफ़ी अब रॉट लर्निंग ट्रेडिशनल एग्जाम क्लियरिंग वाला अप्रोच हो गया है, जेईई नीट की जो एप्लीकेशन वाली पढ़ाई है। सही बात। हम जब पढ़ाते भी हैं, भले ही हमारे बच्चे रिसर्च इंस्टीट्यूट पर पहुंच जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट ये नहीं होता है। हमारा माइंडसेट रहता है कि तुमको भाई साइंटिस्ट बनना है, तुम एक साइंटिस्ट की तरह सोचो, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट बिफोर या यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट। और हर किसी को साइंटिस्ट भी नहीं होता है, सबको साइंटिस्ट बनने की नहीं है। हमारा एम ये है कि कोई भी बच्चा साइंस में अगर इंटरेस्टेड है, जैसे मैं नीट की तैयारी क्यों करने लगा था, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे मेडिकल से बहुत प्यार था, तभी मैंने छोड़ भी दिया। बचपन से पेरेंट्स ने ये बताया था कि दो ही चीज है, जैसे भैया मैथ में अच्छे थे तो इंजीनियरिंग को कराएंगे, अब मैं बायो में अच्छा था तो वही था, बायो वाले इसके लिए नीट की तैयारी करते हैं। बल्कि मैं कोटा में था, मेरा बस मन करता था वो कैम्पबेल की किताब ही मैं पढ़ते रहूं, मुझे मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ये तो नहीं, मतलब जब वो कोटा के टीचर मोटिवेशन देते हैं ना, डॉक्टर कोट वो पहन के आपरन आना, वो एक अच्छे चार्जर, मुझे कुछ चार्जर पैसा भी फील नहीं होता था उस वाली चीज से। मुझे वो कैम्पबेल किताब पढ़ने में बड़ा मजा आता था बायो वाला, कि लगता था कि सब कुछ छोड़ के बस यही पढ़ते रह जाऊं। तो ऐसा, लेकिन बच्चों को कंडीशन कर दिया जाता है अर्ली एज से ही कि भाई तुमको या तो इंजीनियरिंग में जाना है या तो मेडिकल में। अब किसी बच्चे को यार वैक्सीन की खोज करनी है, किसी को फिजिक्स में कुछ रिसर्च में बहुत बड़ा करना है, तो उसको जरूरत नहीं है वो इंजीनियरिंग मेडिकल ही करे। मेडिकल में आप क्या करते हो, आप भी नीट बैकग्राउंड से रहे हो, तो मेडिकल में क्या है, हम बस ह्यूमन फिजियोलॉजी बस पढ़ रहे हैं, एनिमल फिजियोलॉजी बस एक ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म की बस फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, यही पूरी एमबीबीएस सही बात। पढ़ाई है। बायोलॉजी ये थोड़ी होती है केवल, बायोलॉजी इतना वास्ट है और हम अपने आप को केवल लिमिट कर देते हैं। जिस बच्चे को बायोलॉजी पसंद है उसको बस ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, बीमारी का क्योर। डॉक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है और बनना चाहिए, लेकिन हर किसी को डॉक्टर ही नहीं बनना चाहिए। सही बात। बच्चे को वो छोटी एज से वो ओपन एक उसको अवेयरनेस रहे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या मैं परस्यू कर सकता हूँ। और बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है कि बच्चे जो जैसे ये बच्चे नीट में इंडिया में मैं कहूँ तो सबसे बड़ी जो दो चीजें हैं जो भारत के फ्यूचर को अफेक्ट कर रही है, एक तो है यूपीएससी और एक है नीट। यूपीएससी में 12-13 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं, सक्सेस रेट आपका 0.5% होगा मैक्स। टाइम नहीं, 13 लाख में मेरे भैया ही हैं। लास्ट ईयर उनका प्री क्लियर हुआ, फिर उसके बाद 13 लाख में से 13,000 का प्री होता है 3%। हाँ 13,000 में से 2800 का मीन्स क्लियर होता है। हाँ आप जोड़ लीजिए कितना परसेंट आ गया। उस 2800 में से ही टोटल, वैसे कहने को लास्ट ईयर 1100 सीटें थी, लेकिन जनरल कैटेगरी में आप 400 और इंडिया रैंक के अंदर आओगी तब आपका सिलेक्शन होगा। आप निकाल लो 0.0 बहुत सही बात। कितना रेशियो। और सारे बच्चे जो नहीं कर पाए वो दोबारा तैयारी करते हैं। रैप ही है एक तरह से। नीट का भी सेम चीज है, मेरे एक भी ड्रॉप मेरी एक रिलेटिव में है, वो 10वीं बार जब मैं क्लास 8 में था तब वो नीट की तैयारी चालू की थे, आज भी कर रहे हैं नीट की तैयारी। जी, नीट की क्यों ऐसा बन, हाँ बस अभी भी वो नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं 8 में स्टार्ट किए थे, बाय द मैंने सो गया इतना कुछ कर लिया और अभी वो तैयारी कर रहे हैं। पागलपन है। रियलाइज क्या आता है, एक और है जो 6 साल भी है, हाँ 6 साल एक है जो तैयारी करके डॉक्टर बन गए, उनको सोसाइटी में पूरा वो है डॉक्टर साहब और दी जाता है। सही बात। फिर मेडिसिन भाई 6 साल तुम भी तो करियर के लगाए हैं, अच्छे कॉर्पोरेट में तुम जाते, आप ही बता रहे थे सचिन जी की ग्रोथ यहाँ से कहाँ पहुंच गए। डॉक्टर में पीजी करोगे आप कितना 1 लाख कमाओगे, बस वो 5-6 साल जो आप जिंदगी वेस्ट कर दी वो कहाँ गया आपका। सेल्फ डाउट में आप कितना रहते हो, ऐसे बच्चे कितने सुसाइड करते हैं, बहुत बुरी सीन है। तो ये जो प्लान भी है नीट वालों को और ये यूपीएससी बीटेक में, फिर भी क्या होता है इंजीनियरिंग में कि सीट्स हैं, प्राइवेट से भी आदमी करके कुछ कर लेता है, लेकिन नीट में एक प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना जब तक बहुत अमीर बाप का लड़का नहीं होगा ऑप्शन नहीं होगा। सही। So we have about 53,000 government medical MBBS seat and our work was really was on that to on in उसका reality बताऊंगा कि बस ऑन पेपर ऐसे देखने को होती है। आप स्टेट क्या होता है नीट में जो 85% सीट्स है ना होम स्टेट कोटा से होती है। अच्छा। हर जगह होम स्टेट से ही बच्चे का, यूपी वाले बच्चे का होम स्टेट से ही ज्यादा उम्मीद है, और इंडिया की कट ऑफ काफी कम जाती है। मतलब आप मान के चलो 25 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं तो 15,000 के अंदर ऑल इंडिया काउंसलिंग क्लोज हो जाएंगी। और यूपी जैसे स्टेट में आपका 18-19,000 20,000 के अंदर अगर आपके ऑल इंडिया रैंक नहीं है तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आप सोचो 25 लाख का
20,000 कितना होता है? 25 lakh applications. हाँ, उसमें से आप 20,000 को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और बाकी फिर से वही साइकिल में, और वैसा कोचिंग इंडस्ट्री में बना रखा दलदली एक तरह से बच्चा फंसता ही चला जाता है। चला जाता है, उसको होता है एक बार और लास्ट कर लेता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सपने बेच रहे हैं ना। अपने बेच रहे हैं और ये बस। चीजें। सही बात है। 50 लाख बच्चे हर साल भारत में बीएससी एमएससी कर रहे हैं। आप डीयू में जाओ कहीं भी ना, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट एग्जाम और एक जानकारी की कैट की तैयारी कर लो, हाँ, एमबीए कर लेंगे। ये सही बात। ये दो चीजें छोड़ के लोगों को पता ही नहीं कि और भी करियर बनाया सकता है जो इस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं। अब जैसे बायोटेक रिलेटेड ही ना, अभी हम एक सेमिनार में टॉप दे के आए हैं, टीचर्स ट्रेनिंग का था, तो वहाँ पे एनपीएल ऑर्गेनाइज किया था, नेशनल फिजिकल एबिलिटी सोसाइटी। Okay. वहाँ के साइंटिस्ट ऐसे बता रहे थे कि उनको मतलब इंडस्ट्री टू एकेडमिया कनेक्ट की हम बात करते कितनी मिसिंग है इंडिया, बहुत ज्यादा। कि मतलब जॉब देने वालों को चाहिए क्वालिटी के लोग, लेकिन लोगों के पास जॉब नहीं है और लोगों के पास वो स्किल नहीं है कि वो जॉब के लायक भी हो पाए। तो जैसे उनको बताया कि कुछ सोलर एक्सपेरिमेंट वगैरह, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो इसमें कुछ नॉलेज रखता हो, लेकिन बोले तो इंडिया में मिलते ही नहीं है ऐसा। मतलब ये एक ट्रेंड था कि जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है ना, वो टैलेंट ही नहीं है। और जो स्टूडेंट है वो ये कंप्लेन करते हैं कि जो इंडस्ट्री चाहती है वो हमें पढ़ाई नहीं जाता, हमारे करिकुलम में इतना गैप है। तो इसमें किस मतलब ये प्रॉब्लम कैसे टैकल हो सकती है? ये किसी साइएस्ट्रा का अल्टीमेट विजन, और हम इस पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। आप लिंक्डइन पे भी देखोगे, मैं एक्टिव रहता हूँ, तो करते हैं हम ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं, लाइक राइट फ्रॉम कॉलेज से वो पूरा, जहाँ पे हम उसको अल्टीमेट जितने ये 50 लाख बच्चे ये जो डायरेक्शन लेस है बीएससी एमएससी वाले, इनको हम अपस्किल करें और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशंस करके हम कई एनजीओ के साथ, गवर्नमेंट के साथ भी पार्टनरशिप की हमारी बात चल रही है, और हम एक वाइडर लैंडस्केप पे भारत में ये कनेक्ट बनाना चाहते हैं। हम लोगों को स्किल करेंगे, ट्रेन करेंगे और उनको जॉब्स के लिए रेडी बनाएंगे। मतलब हमारा नेस्ट वगैरह, आइसर वगैरह तो एक छोटा गोल है, बहुत बड़ा बिगर पिक्चर यही है। जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड है, हम उनके लिए हमारे पास मेंटर, और टैगलाइन इज टू बी क्यूरियस। बी क्यूरियस। एंड पहले तो हम ये था कि बिल्डिंग साइंटिस्ट ऑफ टुमारो, वी आर एनीवे एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। द बिगर वन, एज Akhil said, promoting the critical thinking, scientific temperament. We get calls from students who are in class 7th or 8th. 8th का बच्चा कॉल कर रहा है, मम्मी बोल रही है बहुत परेशान था आपसे बात करने के लिए, एक बार कर लो प्लीज। बोलता भैया मुझे एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है। इसरो, नासा, स्पेस में जाना, स्पेस एक्स, इन सारी चीजों को देखते हैं लेकिन पता नहीं कैसे करें। तो हमारा लाइक छोटी एज से पहले तो बच्चे में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, क्यूरियस रहे वो लर्निंग को लेके। जो बच्चे रिसर्च में को आगे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, हमारा कॉलेज चैनल है, सैस्ट्रा कॉलेज है। जो भी कॉलेज वाले बच्चे हैं वहाँ पे हम अपस्किलिंग के वीडियोज डालते हैं, इंटर्नशिप्स कैसे पाएं। हमारे बच्चे हमारे मेंटर्स जो हैं वो बड़े बड़े MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड ये सब से हैं, PhD कर रहे हैं, जो कि हमारे इंटर्नशिप कराने में, PhD प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं पूरा। तो जो बच्चे हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, हम उनके लिए है। फिर जब उनको जॉब चाहिए R&D, रिसर्च और इस फील्ड में, तो हम उसके लिए भी सपोर्ट करने के लिए हर एक स्टेज में हम बच्चे के हेल्प करना चाहते हैं। एक ओवरऑल इंडिया का रिसर्च इकोसिस्टम, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को प्रमोट करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड रिस्पॉन्स। अखिल, विवेक भाई आपके लिए क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू बोथ लव, हेट एंड टॉलरेट अबाउट ईच अदर? इस बात को तो बताइए, ये विवेक सर से पूछना है। हाँ सब No hate and tolerate. हाँ Hate तो कुछ नहीं है, obviously. What one thing I love is the way Akhil explains a lot of things. The way Akhil is so comfortable and makes people comfortable around him. जैसा मैंने बताया, मेरा थोड़ा अलग ही, हमारी पर्सनैलिटी में काफी डिफरेंसेस हैं। It's like and which is very complimentary. And I'm very fortunate to have this. Co-founders state to be very complimentary to each other. जहाँ ये इमोशनल होता है, मैं लॉजिकल होता है। जहाँ मैं इमोशनल होता हूँ, ये लॉजिकल होके बताता है। कोई चीज इसको बहुत ज्यादा करनी है, then I come on and supporting. When I want to try experiment or something, ये करता है। तो this is something I really love, that we are complementary. टॉलरेट वाली कोई ऐसी बात नहीं है। Obviously debates होते हैं, discussions होते हैं, we correct each other, and that's exactly what we need to do.
राइट मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे में हमारे भी थॉट्स ओपिनियन बहुत डिफरेंट बहुत तरह के कई बार लेकिन हम अल्टीमेटली कंक्लूजन पे आ जाते हैं हमेशा। क्योंकि विजन एक है, एम एक है, तो वो अल्टीमेटली पहुंचना ही पड़ता है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आया था कि अखिल सर से कि मेरी गाइड्स मुझे पीएचडी में 5 साल से ऊपर हो गए हैं और मेरी गाइड से नहीं बन रही है। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? अखिल का हो चुका है तो हाँ मेरा अच्छा, इसीलिए? दिस नॉर्मल एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा। बेबी था वो मेरे को सपोज था ये इसके जो बहुत आई नो आई आल्सो हैड दिस एक्सपीरियंस इन बायोलॉजी ये शुड बी तो हम बायो वाले लग रहा है मेरे को ये बंदा। हाँ मुझे ऐसे डीएम बहुत आते हैं लिंक्डइन पे अच्छा। 6th ईयर पीएचडी है 7th ईयर पीएचडी हाँ। गाइड से नहीं बन रही क्या करूँ हम्म। और इसमें तो देखो जैसे हम कंक्लूजन पे आते हैं अल्टीमेटली सॉल्यूशन यही है कि तुमको भी कंक्लूड करना पड़ेगा कैसे मेरी भी गाइड से नहीं बनती थी कि मतलब ऐसे था तो मैंने देखो हमको कभी भी मतलब अपना काम अपनी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होनी चाहिए जैसे जैसे वो स्टूडेंट है तो उसको अपना पर्सनल ईगो देखो गाइड को ईगो है हम भाई वो अपने आप को 30 मार्क का समझता है समझती है आप कुछ कर नहीं सकते हो आप बस ये कह सकते हो कि आप कैसे रिएक्ट करो उस सिचुएशन में तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना होगा आपको ये जितने बहुत सारे लोग ऐसे मुझे रीच आउट करते हैं पीएचडी वाले जो 5th ईयर 6th ईयर 7th ईयर में है एकदम गाइड से नहीं बनती बीच बीच में छोड़ ही देते अब देखो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो वो छोड़ सकता है तो उसके पास अगर बिल्कुल ही लग रहा है क्योंकि देखो ये भी एक ऐसा लूप है कितने सारे मैंने भी लोगों को देखा है जो पीएचडी में गए हैं स्टार्टिंग से नहीं बन रही है बस वो टॉलरेट करने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं वो 5 ईयर की पीएचडी उनका गाइड खींच के 8 साल में कंप्लीट करेगा और क्योंकि वो रिस्क होता है डर होता है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हो आपका गाइड के पास रियल में बहुत ज्यादा एकदम कंट्रोल है जैसे आई विल रूइन योर करियर और आपको सच में आपको वो मतलब गाइड चाह लेगा तो देखो फाइनल हर चीज उसके थ्रू होके जानी है वो आपका थीसिस आपने सबमिट कर दिया आपको वो चेक ही नहीं करेगा आपको वो 8 महीने लगा देगा आपके 8 महीने गए वेस्ट हो गए पूरे 6 अगर आप उससे नहीं बनाओगे तो मतलब नहीं सोल्यूशन है आपको कुछ ना कुछ करके जैसे मेरा क्या होता मेरी गाइड से नहीं बनती थी ना उसके सामने उसका ये था कि उसका एक पर्सनल ईगो और था और वो थोड़ा हम लोग कॉलेज में क्योंकि ये सब कर रहे थे तो पॉपुलर भी होते जा रहे थे तो उनको पता भी था और क्लासरूम में बोलते हैं विवेक सो व्हेन इज द नेक्स्ट वीडियो कमिंग हमारा प्रोफेसर प्रोफेसर अपने बच्चे को इनरोल करा रखा था कोर्स में वो खोजो आके वो जब से इनरोल करा रखा था और वो इनका पर्सनल कनेक्ट और था वो गाइड को बस आता है जैसे क्या होता है कि लैब जो सेटअप होता है हमारे यहाँ गाइड का केबिन इधर राइट साइड में रहता है और ये पूरी लैब बड़ी सी रहती है तो आएगा वो गाइड को हाय करके जहाँ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आ जाएगा और बात देखने करेगा सेम बात पे सेल्फी खींच रहा है उसको सारे पीएचडी सॉल्व पूरे ये इतना सीनियर तो बस सेल्फी खींच रहा है तो मतलब इस लेवल का एंड वी हैड लॉट ऑफ प्रेशर जब हम उनके बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि भाई सिलेबस हमारे प्रोफेसर इनके प्रोफेसर सिलेक्शन तो सिलेक्शन होना चाहिए कि मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ उसमें सबका कॉल हो रहा है कि बेटा नंबर कम आ रहा है ये वो मतलब लगे रहते थे लेकिन अब उनके साथ भी हमने बॉन्ड बहुत अच्छे लोगों में बनाए वही है कि अच्छे इंटेंशन से काम किया है तो वो प्रोफेसर का ही लड़का पूरा हमने मेहनत से उसकी तैयारी करवाई काफी नीचे लेवल पे था और अल्टीमेटली वो आईएसएम भोपाल में भी पढ़ाई कर रहा है उसका सिलेक्शन हुआ और सर हमेशा हमको हमारे लिए इतना उनका अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है हर साल वो डीए के बड़े बड़े साइंटिस्ट के लड़कों को स्टाफ से लोगों को साइंसटा उनको आइजर के बारे में बताएंगे रिकमेंड करेंगे साइंसटा ज्वाइन करो उसका और अखिल देख लेना ये हमारे डीए के यहाँ के साइंटिस्ट है मैं यहाँ मिला था इनसे इनको बताया वो साइंटिस्ट ग्रोथ दैट यू सी द 2 lakh subscribers and over 1,25,000 students on app the selections everything has been organic okay now word of mouth things already so it didn't even spend 1 rupee from our pocket मतलब हमने जो वेबसाइट बीन शेयरिंग है गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट बनाई ऐप बनाई सब घर वालों को तो 1 साल तक बताया भी नहीं था ऐसे कुछ घर वालों में मैंने सबसे पहले अपने भैया को बताया था वो इस पॉइंट पे भी भैया बड़ा भाई हमेशा ही क्या करोगे करियर में मतलब एक हमेशा उनका तुम क्लियर बताओ कि क्या करने का तुम्हारा पीएचडी करोगे क्या तो ऐसे ही हमेशा सुनना है तो मैं भी एकदम शांति फाइनली राइट फाइनल मतलब हमेशा सुनता था मैं भी ऐसे एक पॉइंट आया 1 साल हो गए थे मतलब हमारे 800 ज्यादा बच्चे पढ़ चुके थे और 11 एग्जाम आ चुके थे
ठीक ठाक हम 7 फिगर का रेवेन्यू भी कर रहे थे। तो ऐसे एक पॉइंट आया तो भैया मतलब वहीं चालू थे और वो मैग्नीट्यूड बढ़ता ही जा रहा था। फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, कुछ सोचा है, कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? ये ना नारियल तो मैंने ऐसे बताया कि ऐसे कुछ हमने भैया क्योंकि भैया तो हमारे टाइम के हैं, भैया पूरे खुश हो गए। तुम पता क्यों नहीं कभी उन्होंने अपने लिए एक उनका दोस्त है वॉटन से एमबीए कर रहा है, उन भैया का भी कभी हमेशा होता है कि स्टार्टअप वगैरह कुछ करना होता है। उनका दोस्त भैया ने उसको कॉल किया, वो बोलता है कि ये तुम्हारा भाई है ना? अबे तुम हमेशा सोचते ही रहते हो करते ये करने लगी मेरा पता है। तो उसके बाद से भैया बहुत सपोर्टिव रहे हैं पूरे जर्नी में। स्टार्टिंग बता रही थी कि पापा का रहता कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब क्या कर रहे हो? मेरे पापा का तो यही रहता है स्टार्टिंग में। आज बहुत सपोर्टिव है सब, क्योंकि एक जनरल रहता है आदमी को जब एक बात दिख रहा होता है, टिपिकल मिडिल क्लास वाले की भी बहुत सही बात रहती है एक चीज। एक उनको इतनी बड़ी कुछ बड़ा कर जाओ वो मेन चीज नहीं होता है, एक कुछ ढंग का कर जाओ कि घर की स्थिति सुधर जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, वो एक प्राइमरी गोल रहता है। तो पेरेंट्स की उसमें कोई गलती नहीं है, बस इसीलिए हम बता नहीं रहे थे कि होता है कि पापा वो लेके रावण आके बोलता 10 बजे रात डिनर के बाद कि आज बहुत हड़का है घर में बताओ या नहीं है इसमें बसाएगा तो क्या होगा ये बता। एंड कई शुरू में तो कई बार आप ठीक है अभी रुक जा थोड़ा और आंटी ना, और यही था कि कम से कम इस पॉइंट पे बताते हैं कि ऐसे नहीं बोल पाए कि इसको बंद सही बीच में बोल देते भाई नौकरी देखो। पापा बोल देते मेरे बाप इनको अगर मैं स्टार्टिंग में बिना कोई पैसे सभी अनकंडीशनल पेपर की तैयारी छोड़ के बच्चों की हेल्प करो, क्या कर रहे हो? करियर के बारे में कुछ सोचिए साइड से पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कुछ सोच रहे थे कि हाँ उसका था कि वही हमेशा जब इसीलिए कई चीजें होती है ना। कई बच्चे ये प्रॉब्लम में रहते हैं कि कैसे कॉलेज वाले बच्चे की कब पेरेंट्स को बताएं और कितना कि पेरेंट्स के साथ कुछ छुपाना नहीं चाहिए। नहीं कुछ चीजें अगर तुमको बहुत गट फीलिंग आती है ना, मैंने सब यही बताया विवेक ने तो मुझसे भी नहीं बताया। मैं किसी कॉलेज में रहता हूँ मेरे को सीवी बोल रहे सीवी बेच में कहीं नौकरी में को आ रहा है, इसके लिए 30,000 चले जाएगी नौकरी। ढूंढ रहे हैं उससे ज्यादा हम अपनी टीम को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। There was point we were hiring PhD हाँ मास्टर स्टूडेंट फिर अंडर ऐसे PhD को हम वे क्या करते थे कि वीडियो नहीं ऑन करते थे ना, ये तो बच्चे हैं ना हायरिंग के हम वीडियो ऑन नहीं करते थे, हायरिंग के वीडियो नहीं ऑन करते थे। वो थोड़ा ईगो क्लेम पे आता है कि यार हम पीएचडी वाले हैं हम क्यों उनका इनको पढ़ा रहा था। हाँ सही वही वाली। लेकिन ऐसा नहीं है काम फिर बिना जाने काम कर रहे थे, कई सारे PhD का काम कर रहे थे जब हम कॉलेज में ही थे। तो विवेक की क्वेश्चन आया था कि मैं टियर 2 टियर 3 कॉलेज से अपनी बीएससी कर रही हूँ, ठीक है, क्या मैं अभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इंडिया में रह के अचीव कर सकती हूँ? इफ यस प्लीज सजेस्ट मी सम प्रैक्टिकल टिप्स। देखियो आंसर टू एनी क्वेश्चन इज इट पॉसिबल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यस, प्रैक्टिकली आल्सो ऑलवेज यस। रही बात टियर 2 टियर 3 कॉलेज में बैचलर्स करने की, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली गो थ्रू दिस ऑनली। सबका इतनी लिमिटेड सीट है, 12th के बाद डायरेक्ट इंडियन नेशनल या प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो सही। So majority of them have to settle for tier 2, tier 3, 5 main ones, and which is a big crowd. And उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि ठीक है बैचलर्स आपने यहाँ कर लिया, मास्टर्स के लिए there are exams, IIT JAM, JEST स्पेसिफिकली नाइजर भुवनेश्वर अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए लेता है। IIT JAM से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में शायद बायो में। IIT JAM से चारों में एडमिशन होता है। गेट एग्जाम है से तो IITs में भी होता है। इनफैक्ट नाइजर में तो एज बैचलर्स हम जाते हैं हमें मंथली 5,000 मिलता है, बट बीएससी के बाद आप जाते हो मंथली 20-21 हज़ार से 22,000 मिलता है पहले इस साल, उसके बाद फिर वो PhD जितनी। हाँ अच्छा हाँ, तो इसलिए इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड PhD। तो 3 साल आपका मास्टर्स, 3rd ईयर पे आप लीव कर सकते हो, ये ऑप्शन अच्छा है। 4 बार और रुके तो PhD में, और अच्छा भी आपको स्कॉलरशिप 22,000 से और सीधा JRF सही बात है, स्कॉलरशिप मिल रही है सभी रीजनल। और जो नेटवर्क, द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज गुड कॉलेजेस इज एक्चुअली द नेटवर्क एलुमनी एंड द रिकमेंडेशन यू गेट फ्रॉम द प्रोफेसर। दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू गेट देयर, अदरवाइज कंपटीशन वहाँ भी है। तो एक बार मास्टर्स यहाँ भी पहुंच गए, एक बार यहाँ पहुंच जाओ बैचलर्स के बाद इन एग्जाम्स के थ्रू, फिर अब्रॉड भी जा सकते हो, because sometimes we also don't recommend to do continue PhD in India most of the time because of conditions.
सेकंड ऑप्शन इज लेट्स से कि मास्टर्स में भी नहीं होता एडमिशन, ठीक है, अगेन लिमिटेड सीट्स है। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? हाँ, बैचलर्स में रह के आई नो पीपल एक्चुअली 11th-12th के बच्चे भी नाइजर वगैरह में प्रोजेक्ट करने आ चुके हैं। तो आप बीएससी कर रहे हो तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर सकते? इंटर्नशिप क्यों नहीं कर सकते? Professors need, as Akhil mentioned, right? There are scientists who are working on some unique projects, but they don't have anyone जो उस पे काम कर सके। क्योंकि हम्म। एक बड़ा प्रोफेसर कितने प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा? सही बात, He needs interns, PhDs, मास्टर स्टूडेंट। हाँ। अब आओ ना, सही बात। काम करो, स्किल गेन करो। एक बार प्रोफेसर आपसे खुश हो जाते हैं ना, इतना अच्छा रिकमेंडेशन देके जहाँ से उन्होंने अब्रॉड से पीएचडी की या रिसर्च की, डायरेक्टली आप रिकमेंड हो जाओगे फुल स्टाइपेंड स्कॉलरशिप के साथ। ज्यादातर स्टूडेंट जो जाते हैं भारत से हाँ, अब्रॉड, स्पेशली फ्रॉम हमारे कॉलेज या फैमिली कॉलेज, हाँ, वो सब फुली पेड जाते हैं। नहीं तो विदेश में तो बहुत महंगा है, राइट? हाँ, हाँ, मतलब 1-1 लाख रुपए तो किराया लग जाता है रूम का। मतलब एवरीथिंग इज फुली पेड। ठीक है। So being bachelor student at any of these places, just build connections, internship कर लो, मास्टर्स के लिए आ जाओ, या फिर अब्रॉड जाना है तो अच्छे से रिकमेंडेशन भी लेंगे। ग्रेट। अखिल, एक क्वेश्चन आपके लिए आया था कि हाँ भैया, मैं बीटेक बायोटेक में कर रही हूँ और मास्टर्स और पीएचडी करने का प्लान है और रिसर्च में मैं रहना चाहती हूँ, तो व्हाट इज़ योर टेक कि मैं इंडिया में रह के अपनी रिसर्च परस्यू करूँ या फिर मैं फॉरेन जाऊँ, जिससे मैं बीटेक से ही अपना बेस बनाते हुए चल सकूँ? देखो, बीटेक वाले हमारे एक मेंटर ही है जिसने हार्वर्ड से इंटर्नशिप की थी। ओह, वो बीटेक बायोटेक ही है, सेम एसआईएम से उसने किया था बीटेक बायोटेक। और 6 महीने का उसने हार्वर्ड से इंटर्नशिप की, फिर उसका जॉन हॉपकिंस में मास्टर्स में हो गया, और फिर जॉन हॉपकिंस से मास्टर्स करके वो अभी पीएचडी कर रही है। तो काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप राइट आफ्टर, एक तो और फाइनेंशियली आप इतना अफोर्ड कर पाओ। वैसे दिक्कत नहीं होती, आप ऐसे भी लोग करते हैं कि जस्ट आफ्टर बीटेक अगर आप सीधे मास्टर एमएस कर रहे हो, तो आप एमएस करो और उसके बाद जो आपका लोन होगा आप 1-2 साल जॉब वहाँ कर लो और आप अपना लोन रीपे कर दो, फिर आगे आप पीएचडी कर सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन तो है अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, लेकिन आपको हार्वर्ड में इंटर्नशिप मिलने के लिए जाना, उसे मास्टर करना, आपके लिए प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी सही। चाहिए। तो अगर आपने अपने प्रोफाइल पे इतना अच्छा काम किया है, इसीलिए आप रिकमेंड करते हैं और हम साइस्टा में इंटर्नशिप वर्कशॉप कराते हैं। वो केवल बीएससी वालों के लिए नहीं है, हाँ, हाँ, आईआईटी से बच्चे आते हैं, एमबीबीएस वाले बच्चे आते हैं, जो भी रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं। ओके, हमारे मेंटर्स हैं, हमारा कॉलेज चैनल है, वहाँ पे भी आप अब्रॉड कैसे इंटर्नशिप कर सकते हो, पीएचडी कैसे पा सकते हो, इन सब चीज़ों पे हम बातें करते हैं। वो सारे जो मेंटर्स आपको सिखाते हैं वो ऑलरेडी ये चीज़ें अचीव कर चुके हैं। तो आप वो गाइडेंस से आप अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बना पाते हो तो अब्रॉड वाली चीज़ अच्छी है, नहीं कर पाते हो तो आप मास्टर्स का देखो, इंडिया में मास्टर्स कर लो और मास्टर्स में अच्छी प्रोफाइल बना लेना कि आप पीएचडी अब्रॉड कर लो। एक चीज़ तो नो डाउट हम यही एज द मोमेंट रिकमेंड करेंगे कि अगर आप अब्रॉड में एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो, अच्छी लैब चूज करते हो, तो इंडिया से ज़्यादा वैल्यू रखता है। आप फाइनेंशियली भी ज़्यादा वहाँ सेव कर सकते हो अगर आप फ्रूगल रहते हो। हमारे फ्रेंड्स हैं ईटीएच जेरेट्स में पीएचडी कर रहे हैं, 5 लाख पर मंथ तक की स्टाइपेंड्स हैं उनको। ओह, तो वहाँ पे ऑल तो महँगा है, लेकिन फिर भी 1-2 लाख बचा लेते हैं महीने का, कंजूसी रहे। लेकिन आप इंडिया में तो आप 37,000 अर्न भी कर रहे होगे, कुछ भी हो 10-20 हज़ार तो खर्च ही हो जाएगा, तो आप सेविंग कितना ही कर पाओगे। आराम से जो एक्सपोज़र मिलता है, जो इंडस्ट्री का कनेक्ट मिलता है ना, वो हम साइंसटाउन में हम करना चाहते हैं, वो बेटर करना चाहते हैं, अपने लिए जी-जान लगाएँगे उसको, जितना भी हम अचीव कर पाते हैं, लेकिन वो अब्रॉड में नो डाउट बेटर है कंपेयर टू इंडिया। उससे बायोटेक के फील्ड्स में इंडस्ट्री कनेक्ट काफ़ी बेटर है। हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं, मेंटर्स हैं जो अब्रॉड में पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। ठीक। तो आप बेस्ड अपॉन योर प्रोफाइल, आप अगर मास्टर्स ही कर सकते हो तो करो, बीटेक की प्रोफाइल अच्छी बना ली, नहीं कर पाते तो मास्टर्स इंडिया से कर लो और मास्टर्स ट्राई करो कि रेपुटेड इंस्टीट्यूट से करो, जैसे आईआईटीज़ हो गए, आइज़र्स हो गए, आईआईटी जैम के थ्रू आप जा सकते हो। अब यहाँ से करो और फिर पीएचडी करा लेना। एक क्वेश्चन आया था विवेक कि एज अ 12th ग्रेड स्टूडेंट हाउ कैन आई स्टे मोटिवेटेड टू स्टडी फॉर नेस्ट? मोटिवेशन, हाँ, मतलब प्रैक्टिकल मोटिवेशन, वो फिलोसफिकल वाली नहीं, प्रैक्टिकल इनसाइट्स के साथ थोड़ा। सो यहाँ तो एक तो मैं बहुत बड़ा आई वुड से द ब्लैक होल दैट हैज बीन क्रिएटेड, जहाँ पूरा अटेंशन बच्चों का सक हो जाता है, इज द सोशल मीडिया एंड द मोटिवेशनल वीडियोस। हाँ, मैं भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखता था मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं, हाँ, एंड इट्स सो एडिक्टिव। इट्स सही। लिटरली अ ब्लैक होल जहाँ
आजकल तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही वो लगा देते हैं, इस हम प्लान इससे आपका टाइम ही नहीं पता चल। सही बात। ना आपने 30 मिनट्स का वीडियो आए थे, 10 मिनट 15 मिनट मोटिवेशन नहीं, 30 मिनट 1 घंटे देखा, ओवरडोज। एंड देन जो गिल्ट फील होती है ना सही बात। कि जो पढ़ना था उसकी जगह 1 घंटे वीडियो को सुना, एंड वो गिल्ट से और खराब परफॉर्मेंस होती है और खराब नंबर आते हैं, फिर वही लूप चलता है। सही बात। So one thing I would say, please don't go to social media for the motivation. Motivation जाएगा, it's very obvious. The best person that can keep you motivated is actually the teachers. So जब मैं 11th 12th में था या एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, मैंने टीचर्स से इतना बात करता था, इतना लगाव रखता था कि जब भी कुछ होता था मैं सर को बताता, सर मुझे बताते थे, राइट, कुछ सवाल आता था बताता था, इमोशनल गाइडेंस वो पर्सनल गाइडेंस मिलती थी, राइट। अभी ज्यादातर बच्चों को इस स्केल्स पे कोचिंग्स चल रहे हैं, इतने स्केल पे है कि कनेक्ट मिसिंग है, राइट। इट्स लाइक मतलब भेड़ चाल पे ब्रॉडकास्ट हो रही है चीजें, वन में स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं पहुंच रही टीचर्स तक, दैट्स आल्सो नॉट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। तो बट हर स्टूडेंट के पास पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, नहीं है तो टीचर्स हैं। सही। क्यों पैसे दे रहे हो आप, इतनी कोचिंग, इतनी महंगी महंगी कोचिंग करते हैं, तो वो सोल्यूशन अगर नहीं है, लेट्स से कि स्टिल वर्स्ट के सिनेरियो में बहुत सारे लोग लोनली हैं, डिप्रेस्ड हैं, सोशल मीडिया ही एक तरीका है। तो बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट इज हैविंग वॉच्ड ऑल द मोटिवेशनल वीडियोज, स्पीकर्स, प्लीज वॉच ऑपोजिंग कंटेंट्स, डोंट गेट ब्रेन वॉश्ड। वहाँ ब्रेन वॉश हो रहा है सोशल मीडिया पे बिकॉज इट्स इन देयर प्रॉफिट। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर का देखे, दूसरा ऐसी स्पीकर का देखो जो उनके है, तीसरा इनके बारे में देखो। सो हैव दैट क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोचो कि हो क्या रहा है, एंड देन यू विल रियलाइज इट्स ऑल नॉनसेंस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। द बेटर मोटिवेशन यू कैन गेट इज थोड़ी देर शांति से बैठो, पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो खेलने चले जाओ, शांति से बैठ जाओ, पार्क में खेल लो, दौड़ लो, दोस्तों से बात करो, दोस्त भी नहीं है, नहीं बात करना चाह रहे या उल्टा डिमोटिवेट करे, मत बात करो। सो ये चीज़ मैंने बहुत फॉलो की है पूरी जर्नी में। मैं अकेला रह लूँगा लेकिन मेरे को गलत दोस्त नहीं चाहिए। मेरे दोस्त बहुत लिमिटेड है, बहुत 1 2 4 दोस्त हैं ऐसे, मतलब लाइक लॉन्ग फ्रेंड्स। 5-5 साल मैंने कॉलेज में बात नहीं की लेकिन फिर भी आज मतलब भाई की तरह हो। सो अकेले रह लो, बस गलत संगति, गलत सोशल मीडिया इन पे ना जाओ। और मोटिवेशन ना एक्चुअली ये थोड़े हमारे इमोशनल साइकिल्स हैं। सही बात। मैं खुद ही मोटिवेट होता हूँ, मैं खुद परेशान होता हूँ और बहुत जो शॉर्ट लिव रहता है मोटिवेशन ना बहुत। तो लाइक ये फेज आएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, फिर ये आएगा, और दिस इज साइकिल। यू कैन नॉट कीप लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शंस हियर सही बात है। सही। पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू लिव विद इट। हाँ। सो मोस्ट प्रैक्टिकल मैं यही बोलूंगा। बाकी दैट्स वन ऑफ द रीजन मैं नहीं बोलता लोगों को मुझे भी फॉलो करो, यार मुझे फॉलो करो, देखना कुछ देर देर हम फेमस होंगे, हमें भी कुछ गालियां पड़ेगी, उनका सुनना, सही बात। फिर ये हो विशियस साइकिल ही है एक पूरी। सही बात। और आई विल लाइक टू ऐड ऑन कि आप काम करो इस पे कि एक अच्छे सिस्टम्स बनाओ। मतलब आपको तैयारी करनी नेक्स्ट एग्जाम की, तो आप ऐसे कि जो चीज़ डुएबल्स है ना, आप ही काम करो। कितने बजे उठ रहे हो, उठ के पहला काम करो, आप पूरे दिन का प्लान करो। जब आप बहुत ऑर्गेनाइज रहोगे, चीज़ों के लिए माइंडफुल रहोगे, तो अपने आप जब मोटिवेशन वीडियो पे आधे घंटे बहक रहोगे, दिमाग में आएगा अरे नहीं यार मुझे तो इस टाइम पे ये करना था। ऐसे में बच्चे गलती क्या करते हैं, प्लान ही नहीं करते। बस उनका ये है कि मुझे पढ़ाई करनी है, खाना पीना सोना है, ये काम है मेरे, और पढ़ाई करनी है। बस पढ़ाई करनी है ये सोचते हैं, ये नहीं कि आज मुझे 3 से 5 में मुझे ये करना था, ये करना था, और उस चीज को बड़ी सीरियसनेस से कोई नहीं सोचते हैं। जो बच्चे और बहुत अच्छा करने जाते हैं, नहीं कर पाते, कहते हैं हर कोई है। मतलब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की, मैक्सिमम सारे काम छोड़ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। मतलब फॉर द सेक ऑफ पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई नहीं हो रही होती है। तो वही है कि वो यूट्यूब पे बैंक जाते हैं, इंस्टाग्राम पे बैंक जाते हैं। जब आप एकदम क्लियर रहोगी कि आप अच्छे सिस्टम बनाए रहोगे कि मुझे उठना है, मुझे ये चीजें सिस्टम जो हमने इम्प्लीमेंट किया है इस अपना दिनचर्या करके, हम ये सब चीज़ अपने टाइम पे जो फेस किए थे, तो हम बच्चों के लिए ये चाहते थे। हम सारी चीजें ऐसी करते हैं जो एक ट्रेडिशनल और ऑनलाइन में तो कोई सोचेगा भी नहीं। वो भी ऐसा कुछ नहीं बहुत हम प्रीमियम लाखों चार्ज कर रहे हैं, मतलब बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे जो हमारी फीस है उसी पे ही हम ये सारी चीजें बच्चों को दे रहे हैं। हम उनके लिए हमारे ग्रुप्स हैं, मतलब बच्चा जो भी हमारे साथ साइस्टा फैमिली में इनरोल्ड है, वो सुबह उठता है, उसका टारगेट रहता है कि 15 मिनट के अंदर उठने की आपको अपना टू डू लिस्ट भेजना है डेली का।
उसके बाद जब आप रात को सोओगे तो आपको मार्क करके भेजना है कि आपने कितना अचीव किया टू डू लिस्ट का। और हम पूरा मॉनिटर करते हैं डेली का हर एक बच्चे का टू डू, और महीने में हम विनर्स को साइस्टा की तरफ से बढ़िया-बढ़िया गुडीज़ भेजते हैं, ऐसा गिफ्ट देते हैं उनको। तो एक तो मोटिवेशन उनको देते हैं, हुँ। तुम एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो रही है कि हम उनको देख रहे हैं कि वो अपना दिन अच्छे से प्लान करके पढ़ाई करे। मतलब ये एग्ज़ाम निकले या निकले, हमारा मेन एम यही होता है कि बच्चा एक ओवरऑल हमारे से जुड़ के, मतलब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते भी भैया वो शाइस्ता वाला पेज याद आता है, बल्कि हम ऑनलाइन पे कहीं मिले भी नहीं है। फिर भी ऐसे लेवल का करंट इससे बनता है कि बच्चों को याद आता है वो वाला पेज, मेरे से पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी रूटीन बनी थी, सारी चीज़ें। तो ये अच्छे सिस्टम्स पे आप काम करो, आप पढ़ाई अच्छी ज़रूर करोगे। सो थैंक यू सो मच अखिल एंड विवेक, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और हम लोग ये संडे पर पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो लास्ट में जाते जाते बस मैं अपने सभी व्यूअर्स को ना एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने सीखी है। ठीक है, मैं जो मेरे जो टेक अवे मैसेजेस हैं, मैं पिछले 1 से 1.5 घंटे से इन दोनों से बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक विवेक की रील देखी थी जब इनका बिलबोर्ड पर पब्लिश हुआ था, बिलबोर्ड पब्लिश हुआ था नोएडा में। तो ये अपनी मम्मी को लेके गए थे। ठीक है, और वो रील बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। ठीक है, मैं इसीलिए कुछ इसमें इमोशनल या मसाला डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। इससे हम ये भी सीख सकते हैं, जो भी व्यूअर्स या फिर जो भी यंगस्टर्स हमारे कॉलेज में हैं, वो सिर्फ ये इनकी जर्नी से ये भी देख सकते हैं कि यार हॉस्टल लाइफ ना सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं होती। ठीक है, आप हॉस्टल रूम में बहुत सारी मेमोरीज सजोते हो, बहुत सारी मेमोरीज बनाते हो, यादें बनाते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस हॉस्टल रूम में ना कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो जो वो ना कुछ लाखों बच्चों की जिंदगी चेंज कर सकता है। तो जब मैंने वो रील देखी तो वो मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया, और मुझे ये लगा कि यार अगर हर बंदा, ठीक है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, दोनों बहुत अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं, और वो एक सपना देखना कि यार हाँ, जैसे विवेक का था कि बस मेरी मम्मी मेरी बैकबोन है, और अखिल का था कि यार मेरे को अपने पापा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। तो लोग ना फर्जी मोटिवेशन के लिए, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, लोग फर्जी मोटिवेशन लेने के लिए यूट्यूब चैनल्स का सहारा लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन ना हमारे पेरेंट्स ही हैं। अगर सिर्फ हम उन्हीं को देखें ना, और उन्हीं के लिए अगर ये सोचें कि हाँ यार इनकी लाइफ चेंज करनी है, तो हम सोसाइटी से भी खुद को कनेक्ट कर पाएंगे, और हम बच्चों का भी, जो भी हमारे जूनियर्स हैं, पीयर्स हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेटर वे में या सोसाइटी का बेटरमेंट हम कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी बात, जो अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँ ना, जो मैंने भी सीखी इनसे, कि यार कस्टमर सेटिस्फेक्शन ना बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। आप कितने रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जाके एक-एक बच्चे से कनेक्ट कर रहे हो, एक-एक फैमिली से, मतलब ये लगा लो कि पैसा कमाना हर चीज़ नहीं है। पेरेंट्स सिलेक्शन के बाद इन लोगों को दुआएँ दे रहे हैं। जैसे अखिल ने अहोई अष्टमी की स्टोरी बनाई, मतलब वो इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि किसी स्टूडेंट की मदर, जो जिनसे ना कभी ये मिले, ना कभी लाइफ में कभी मिलेंगे, लेकिन वो इन्हें दुआ दे रही है। तो ये चीज़ इन लोगों ने कमाई है। तो मैं सभी व्यूअर्स से बोलना चाहूँगा कि यार लाइफ में अगर आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है ना किसी भी स्टेज में, तो गिव अप मत करें। ठीक है? आप अपने इंटेंशंस प्योर रखें, और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। भगवान देख रहे हैं, और वो डेस्टिनी भी अपना रोल प्ले करेगी, और ऐसे ही ना रास्ते बनते हुए चले जाएँगे कि आप अपने साथ-साथ सोसाइटी का भी भला कर पाएँगे। सो अंत में जाते-जाते विवेक और अखिल, अगर आप 2 लाइन बोलें, फिर हम वी विल बी रैपिंग इट अप। तो थैंक यू सो मच नवीन, आपने हमें ये मौका दिया पॉडकास्ट के लिए। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आप लाइफ से ना इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो। हमने भी जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखी हैं, चीज़ें हमारे सोचने के हिसाब से नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है। आप लाइफ में एक्सपेक्टेशंस कम रखो, गोल बनाओ, और उन गोल को अचीव करने के लिए अच्छे सिस्टम्स बनाओ। अच्छे अगर सिस्टम बना के आप ईमानदारी से काम करोगे उन पे, तो बहुत अच्छा लाइफ में करोगे, चाहे जिस फील्ड में आप चाह रहे हो। आपको चाहे 1-2 फेलियर्स लाइफ में आ सकते हैं, हमने भी बहुत फेलियर्स देखे हैं लाइफ में। लेकिन वही है कि आप उन फेलियर्स से रुको मत, लगे रहो, कभी न कभी आप कुछ अच्छा ज़रूर करोगे। और जितने बच्चे कॉलेज में हैं, तो हमने अपनी, मतलब आपको क्या लगता है, इतना इस लेवल पे हम मेहनत कर रहे थे, एक रिसर्च स्टूडेंट में होते हुए, हमने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। हमने एक अपने नॉर्मल दोस्तों की तरह कॉलेज लाइफ नहीं एन्जॉय की है। हमारे दोस्त हर वीकेंड पे मस्त भुवनेश्वर पार्टी करने जाते थे, हम इधर दिन-रात लगे रहते थे, रात को खाना नहीं खा रहे, लैब से आए, लगे हैं बस एक्स्ट्रा के कामों में। डिनर ही करता हूँ। हाँ, डिनर मतलब लास्ट ईयर का तो ये मेरा नॉर्मल ही हो गया था कि रोज़ रात को डिनर तो मिस ही हो जाता था। एक साईं भैया थे, तो जब उनको उनका नंबर रखा था, भैया कैंटीन में खाना तो खत्म हुआ, पराठे-वराठे कुछ मिलेंगे क्या? तो रोज़ रात को, क्योंकि आते थे, फिर उसके बाद शाइस्ता का काम चालू, ऐसा मतलब
लैब जैसे खत्म हुआ वो रहता जल्दी से बैठे लैपटॉप पे सारे काम पहले चालू करे खत्म करना। अब क्योंकि बच्चों को थोड़ी पड़ी हुई है कि आप भैया सही कॉलेज बात। में हो तो उनको उनका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो देखिए हमारे पास तो कोई टीम थी ही नहीं। तो मतलब आप रिसोर्सेज ना रहते हुए भी, आप फंडिंग नहीं रहते हुए भी अगर आप अच्छी इंटेंशन से आप वे आउट निकालोगे तो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसी के साथ सभी को ऑल द बेस्ट और खूब मचाओ यार। कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर सकते हो। विवेक, 2 शब्द अगर आप भी कुछ बोलें। यार वैसे रहता रहता है सर। अ, अभी तक तो मैंने जो सीखा है, इट्स लाइक फेल एंड गेट कंफर्टेबल विद फेलियर्स। मैंने बहुत ऑलमोस्ट हर इंसान से डर गया हूँ मैं अपने घर वालों से भी डर के क्या अगेंस्ट चीज़ें किया वो काम किए वो दोस्तों के से भी लड़ा हूँ, प्रोफेसर से लड़ा हूँ, टीचर से लड़ा हूँ। मुझे एक बार स्कूल से निकाल दिया गया था बिकॉज आई करेक्टेड द टीचर कि आई वाज लाइक दिस इज दैट इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ज़्यादा पढ़ लिया था तो आई थिंक एंड एट द एंड नन ऑफ दिस इज गोइंग टू मैटर। आप जितना ओवरथिंक कर रहे हो, मैं भी ओवरथिंक बहुत करता हूँ। तो ये एक जर्नी है व्हिच इज गोइंग टू एंड। इट्स द पीपल इन द जर्नी, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स नॉट इवन द जर्नी, इट्स द पीपल विच यू इन द जर्नी। क्या स्टोरी आप लिव कर रहे हो व्हेन यू विल बी गॉन, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। So yeah, go with it. Don't think much. Get comfortable with failure. Please experiment more. Don't limit yourself. I want to say किससे लड़ना है, कितना लड़ना है, क्या करना है, गिरना है, बेइज्जती होगी, बहुत कुछ होगा। सब हो चुका है भाई, मतलब सब हो चुका है। हम 25-26 साल के हैं, ऑलमोस्ट सब देख लिया है। तो एट द एंड नन ऑफ दिस इज गोइंग टू मैटर, सो बेटर टू डू व्हाट यू लव। ग्रेट, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच अगेन अखिल एंड विवेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो दैट वाज इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बियॉन्ड द रैंक्स, और साई अस्त्रा को भी आप लोग इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।